गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर लास्ट का जो क्लास है इंटरनेशनल कन्वेंशन और थोड़ा सा उससे पहले का देखे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो अभी तो रिवीजन ही कर रहे हैं, मैं तो उतना डिटेल में बता नहीं पाऊंगा जितना डिस्कस किए थे। एक सेकंड। तो अभी कल का तो देख लीजिए, कॉप जितना 29 तक हुआ था। अभी देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का आईएनडीसी क्या है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे सारे मेमोराइज करने होंगे। जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे मेमोराइज करने होंगे, क्योंकि ये इंडिया का आईएनडीसी है। कुछ इंडिया 2015 के बाद से इंडिया बोल दिया था कि हम इतना इतना करेंगे, लेकिन जब बात आया ग्लोबल स्टॉक टेक में काउंट होने का, तो इंडिया अपने आप को रिवाइज किया है कि हमारा ये वाला ये रिवाइज होना चाहिए और इतना हमारा ऐड होना है। ठीक है। तो इंडिया इसे बोला था, इंडिया का पुराना जो आईएनडीसी था, जो अपना 33% जीडीपी का जो एमिशन है, ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी का 33% 2030 तक वो कमाएगा, रिड्यूस करेगा। ये पुराना है। 40% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, इंडिया कमिट किया था, पुराना आईएनडीसी उसका। और 3 बिलियन के आसपास डिफोरेस्टेशन करके वो कार्बन सिंक क्रिएट करेगा। ये 3 उसका पुराना वाला था, है ना। तो ये 3 पुराना, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इंडिया 2021 में जो मोदी जी का पंचअमृत जो था, वहां पे इंडिया 5, मैंने 5 जाके बोले कि हमारा आईएनडीसी जो होगा पंचअमृत जो है वो इंटेंसिटी कम करना है। कितना? 35% था ना, 35% 2030 तक। तो बोले कि नहीं, 45% तक कम करेंगे। फिर क्या बोले कि जो 40% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से करना था, तो कुछ साल बाद हो गया, ये 2015 के 16 के आसपास कमिटमेंट लिए थे और ये 2021 में जाके कमिटमेंट ले रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे बोले कि 10% यहाँ पे बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी रहेगा वो 50% मोर, ठीक, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। फिर और क्या तीसरा बोले कि प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिशन होगा वो हम लोग, ये सॉरी डिक्रीज लिख दिया हूँ, ये इंक्रीज होना चाहिए था कि और जितना इनका टारगेट था 3 बिलियन का, इसी में और और ऐड करेंगे 1 बिलियन टन 2030 तक, और बढ़ा के रिड्यूस करेंगे इसको। ठीक है, कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे और बढ़ाना है। हाँ सही है, ये प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन डिक्रीज बाय 1 बिलियन टन। जो कार्बन इमिशन जो हो रहा है उसको सिंक करा के 1 बिलियन और कमाएंगे, क्या करके, सिंक क्रिएट करके। ठीक। तो ये मोदी, ये अपना इंडिया का 5 था, जिसमें से एक और था कि अपना फॉसिल फ्यूल का जो इंक्रीज करना है, नॉन फ्यूजल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक इंक्रीज करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है। और क्या था, नेट जीरो बाय 2070। ये 5 जाके 2021 वाले जो था उसमें जाके COP26 में मोदी जी खुद बोल के आए थे 5, कि हमको ये करना है। लेकिन एक्चुअल में जो ग्लोबल स्टॉक टेक में काउंट होने वाला है, ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 से जो मैंने स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कब कब काउंट होगा ये 2028 तक, कि इंडिया कहाँ तक इसमें कितना पहुंचा। मैंने जो कसम तो खा लिए, ये बोले कि हम ये करेंगे, लेकिन इसमें से भी इंडिया का जब बात आए कि आपका एक्चुअल कौन सा है, तो इंडिया इन दोनों इन दोनों को नहीं बनाया अपना आईएनडीसी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो तो ये
ये तीनों इंडिया का एक्चुअल आज के डेट में INDC है, ये याद रखना। वहां पे ऑप्शंस में ये दोनों डाल के भी कंफ्यूज करेगा, तो उधर कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीन ही इंडिया का भी INDC है। ध्यान रखना कि इंटेंसिटी जो कार्बन इंटेंसिटी है, इमिशन इंटेंसिटी, उसको 45% कम करना है GDP का, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से पाना है, और नेट जीरो बाय 2070 होना है। ये इंडिया का कमिटमेंट है, INDC है, ठीक। और ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये D और C नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये INDC। मैंने अभी 2023 में इंडिया मैंने अपने आप को क्लेरिफाई किया था कि हम क्या क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। ये ओल्ड वाला था, इंडिया ये अच्छा अचीव कर रहा था, ये बहुत स्लोली अचीव कर रहा था, और ये भी इंडिया लगभग मैंने कर ही रहा था ठीक ठाक, ठीक है। अब कुछ रेड प्लस बाद में ऐड हुआ है, एक सेकंड। रेड प्लस ये किस चीज के लिए? UN का एक प्रोग्राम है जो कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो रिड्यूस करना है एमिशन को, जिस मैंने डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो एमिशन ये हो जाता है, उसको ये करना है, रिड्यूस करना है, ठीक। तो किसके द्वारा है यहाँ पे ये पूछेगा, क्योंकि रेड और रेड प्लस है इंपॉर्टेंट है। ये लाया गया था, याद रहता है तो ठीक, 2008 के आसपास आया था, 2008 बाली वाले में। नाम उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ईयर देख लेना एक बार कि 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लाया कौन था? कोई बॉडी था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UN का जो एक ऑफशूट है, वो UNDP और UNEP, ये तीनों मिलकर लाए थे। इसमें से कोई भी नाम याद रहता है, बस ध्यान रखना कि कोई किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का कोई एफर्ट था ये रेड, ठीक। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, 64 पार्टनर कंट्रीज थे। ये इतना भी याद नहीं रह पाएगा, पॉसिबल नहीं है ये याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि कुछ रेड है, ठीक। रिड्यूसिंग, इसका फुल फॉर्म ही यही कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एक और बाद में लाया गया रेड प्लस। यहाँ पे क्या बोला? ये चीज सेम है, सॉरी, ये डेफिनेशन सेम है कि हमें रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बट एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का, कंजर्वेशन करना है, एनहांसिंग फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ये सब पूरा बोल बचन टाइप है कि हाँ भाई, अब फॉरेस्ट बचाएंगे, फॉरेस्ट को एफोरेस्टेशन करना ही है तो सस्टेनेबल ही करेंगे, कंजर्व भी करके करेंगे। फिर अगर एनहांस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कार्बन सिंक, एनहांस फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक होगी वो, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है? अल्टीमेटली कह रहा है कि हमको इंक्रीज करना है सिंक, इसमें रेड प्लस में सिंक इंक्रीज करना है, दैट मिटिगेशन अप्रोच। अब याद होगा एडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या था कि टेक्नोलॉजी यूज करके हमें इंप्रूव करना था अपने आप को, कार्बन सिंक को क्रिएट करना था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये था इसका रेड प्लस का। लेकिन क्या यहाँ पे ये जैसे बॉडी बनाया है ना रेड, वैसे यहाँ पे कोई बॉडी नहीं बनाया है ये, ठीक। ये कोई बॉडी नहीं बनाया है इसको, ये अपने माने क्या बोलते हैं, पार्टीज ऑफ UNFC जितने भी कंट्री मेंबर कंट्री थे, उसमें इंडिया भी बहुत अच्छा एफर्ट लगाया था कि हाँ रेड प्लस जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो क्या कर रहा है, लाइवलीहुड इंक्रीज करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फूड सिक्योरिटी सर्विस। तो ये सब का पर्पस क्या था रेड प्लस लाने का, कि ये सब भी पैरेलली होते रहे। अब देखो, कंजर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे सस्टेनेबल, लाइवलीहुड जो ट्राइबल्स लोग हैं उनका भी मेंटेन रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व रहेगा, और फूड सिक्योरिटी सर्विस भी जो है वो भी पैरेलली चलते रहेगा। तो ये कौन किया था? ये कोई बॉडी का हाथ नहीं था। जैसे यहाँ पे बॉडी है, दोनों में अगर डिफरेंस का अगर बात आता है तो यही कि इसको कोई बॉडी क्रिएट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे खुद मेंबर कंट्रीज जो थे UNFCCC के, जो UNFCCC के मेंबर जो थे, तो वो लोग क्रिएट किए हैं। अब इसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, UPSC ही पूछा था इसके ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा था कि रेड प्लस कैन सिग्निफाई कंट्रीब्यूट टू व्हाट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द दिस। अब यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग रेड प्लस करते हैं तो कैन सिग्निफाई कंट्रीब्यूट टू, कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है ये? तो अब बात था कि लाइवलीहुड को इंप्रूव कराना है, लाइवलीहुड इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी का भी रिडक्शन होगा। तो इसको एज्यूम करना रहता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा एज्यूम करना रहता है, रिस्क लेके कि हाँ होता ही होगा, बेशक तुम्हारा एग्जाम हॉल में जाके गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, OPSC में आया था पिछले बार, वो इसके ऊपर ये मनरेगा का था, कोई रिपोर्ट आया था NR करके 2017, उसमें बोला था कि ये जो मनरेगा है इन चारों में से कौन सा SDG को फुलफिल कर रहा है, ठीक। तो वो रिपोर्ट जो जानता होगा, VNR रिपोर्ट में किस चीज के बारे में बात नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था,
वही वो क्वेश्चन कर पाता। लेकिन उतना रिपोर्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं। 4 ऑप्शन था, पॉवर्टी था, और एक फूड सिक्योरिटी, फूड वाला था, नो हंगर, जीरो हंगर, और कोई 9-10 का ये था। तो एट बेसिक केस में क्या कर सकता है कोई भी, जो भी एस्पायरेंट होगा, अच्छा एस्पायरेंट भी होगा, तो क्वेश्चन को अटेंड करेगा, ठीक। क्योंकि एज्यूम कर रहा है वो कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। वहां पे क्या था कि एक एक क्वेश्चन नहीं होता वहां पे रिपोर्ट में। तो एक्चुअल जो रिपोर्ट था 2017 का, उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन नहीं था, ठीक। अब हम वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते। रिपोर्ट 2017 वाला रिपोर्ट कभी और पब्लिश हुआ 2021-22 में, तो उसका रिपोर्ट हम उतना नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, मनरेगा है तो पॉवर्टी भी हटा रहा होगा, हंगर भी मिटा रहा होगा, ठीक है। तो उतना रिस्क लेके चलना पड़ता है। अब वहां पे तुम मान लो कि अच्छा बात है कि तुम क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े हो, तुम्हें आइडिया है कि मनरेगा किस 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 टाइप का स्कीम है, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा निकल जाएगा 2 मार्क्स का। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि वहां पे तुमको नेगेटिव मार्क दे देगा अगर तुम, डिपेंडिंग ऑन कि वो हर किसी का नेगेटिव मार्क जाएगा। वो ऐसा कोई नहीं होगा जहां पे वो या तो कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, या तो जो जितने भी पढ़े रहेंगे जानते हैं कि हाँ क्वेश्चन इसी फ्रेमवर्क में आता है, यूपीएससी ऐसा ही टाइप का पूछता है, ठीक है। कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जो स्टूडेंट है वो रिस्क ले। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 60 अटेंड किया, नहीं हुआ। अरे कैसे होगा? वहां पे हर जो भी कर रहा है उसको पता नहीं कि मैं 35 क्वेश्चन से ज्यादा मैं मार्क्स ला पाऊंगा, 35 क्वेश्चन ज्यादा मेरा करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद तो फिर वहां से और 20 से 25 क्वेश्चन और अटेंड करना रहता है, तब जाके कट ऑफ क्लियर होगा किसी भी सेंस में। तो गलत होगा होगा कितना होगा, ठीक है। 90 के आसपास भी तो कम से कम स्कोर होना चाहिए ना, 90 के आसपास, जिस हिसाब से ट्रेंड है। खाली लास्ट ईयर था 75 हो गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रिस्क लेना, और रिस्क लेना अच्छा है अगर तुमको बेसिक्स तुम्हारा करेक्ट है। और उसके बाद फिर देखना है कि अगर तुम रिस्क लिए हो तो तुम्हारे जैसा हर वो पढ़ा हुआ जो रिवाइज किया अच्छे से, उसको लगेगा कि हाँ पॉवर्टी पार्ट था मनरेगा मनरेगा का रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, पार्ट था, पॉवर्टी रिडक्शन भी पार्ट था। अब आते हैं एक और फंड के बारे में है। फंड के बारे में है ये फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फंड। ये बहुत माने रिलेवेंट हो गया, उतना ये मत रखना, याद रखने का नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी इसी पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एक तरह से ऐसा मान लो कि तुम्हारा पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी ग्लोबल पार्टनरशिप था, इसमें एनजीओ, प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट सब थे पार्ट, रेड प्लस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी था। बस इतना ध्यान रखना है कि ये कोई एक फैसिलिटी मतलब फंड, याद रखना कि कोई एक फंड क्रिएट किया गया जहाँ पे सारे मिलके आए, एक फंड क्रिएट करेंगे, क्या फुलफिल करने के लिए, रेड प्लस। रेड प्लस का क्या काम था कि कार्बन सिंक इंप्रूव करना, और ये ध्यान रखते हुए कि लाइवलीहुड और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और फूड सिक्योरिटी सर्विस ये ना हो जाए, ठीक है। ये था रेड प्लस। और यहाँ पे रेड क्या था कि बस बात करते हैं कि डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना है, इसके बारे में बात हो रहा था रेड में। और रेड प्लस में बोला कि हाँ रोकेंगे, ये सब रोकेंगे ही, लेकिन इसके लिए इसको भी ध्यान देना है, कंजर्व करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। अब तुम्हारा यूएनएफसीसी खत्म हो गया। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ यूएनएफसीसी में हुआ क्या क्या था। देखो यूएनएफसीसी का सबसे जो अर्थ समिट का ये था, आउटकम था ये, ठीक। अर्थ समिट का था 1992 का। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट मैकेनिज्म दिया कि कैसे हम ये करेंगे। कमिटमेंट 2 था इसमें, एक 2008 से लेकर 2012 तक था, और फिर एक और 2012 से 2020 तक था। ये वाला तो हालांकि फुलफिल नहीं कर पाया कोई, लेकिन इसको एटलीस्ट कुछ कंट्री किए थे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का ही नेक्स्ट जो था सबसे बड़ा COP21। COP21 क्या किया, पेरिस एग्रीमेंट लाया। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि इसमें हम लोग बोले कि फाइनेंस का बात किया कि कैसे क्या होगा, और इसमें भी मार्केट मैकेनिज्म को चेंज किया। क्योटो प्रोटोकॉल में जो मार्केट मैकेनिज्म था, जहां पे हम लोग देख रहे थे कि 3 था ना, जॉइंट ऑफसेट ट्रेडिंग, और एक था इमिशन ट्रेडिंग या फिर कैप ट्रेडिंग, इमिशन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ऑफसेट ट्रेडिंग में हम लोग क्या देखे, ऑफसेट ट्रेडिंग में क्या देखे हम लोग कि एक था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, और एक था CDM क्लीन डेवलपमेंट, और एक था इमिशन ट्रेडिंग। तो वहां पे क्या हुआ कि इस वाले को हटा दिया। नेक्स्ट जो पेरिस वाले में इसको रखा, इसको कुछ और नाम से रखा, ITMO करके नाम से रखा कुछ, ठीक। और यहाँ पे एक नॉन मार्केट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भैया तुम अपना अपना मन से तुम अगर मदद करना चाह रहे हो, किसी क्लीन टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हो, पैसा देना चाह रहे हो, जो कि ट्रेडेबल नहीं है, जिसको हम तुम मार्केट मैकेनिज्म में नहीं काउंट करेंगे, तो उसको यहाँ पे पेरिस में रखा गया। अब यही मार्केट वाला टेक्निक COP29 में स्टैंडर्डाइज किया गया है कि हाँ जो भी मार्केट मैकेनिज्म है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराना है बोल के बात चला है, वो हो गया। अब पैसा का बात, फाइनेंस का बात आता है। तो फाइनेंस का बात देखिए 2010 में 2010 में कोपेनहेगन में था, शायद कि कैंकन में था। तो वहां पे बात चला कि फाइनेंस कौन देगा, तो बात हुआ कि 100 बिलियन
100 बिलियन पर ईयर कौन देगा? डेवलप्ड कंट्री देगा 2020 के बाद से हर साल 100 बिलियन देगा, ठीक? 100 बिलियन देगा किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को 2020 के बाद से, ठीक? लेकिन अभी जो चल रहा था कि 100 बिलियन देगा, अब डिसाइड हुआ कि 2024 अब फिर 2020 में पेरिस में क्या डिसाइड हुआ था? 2009 में डिसाइड हुआ कि हर साल 100 बिलियन देगा 2020 से। 2015 में जो पेरिस वाला था उसमें क्या बोला कि एक ऐसा और मीटिंग करेंगे जहां पे 2025 से पैसा बढ़ाना है, ठीक है? 2025 से पैसा बढ़ाना है। तो उसका डिसाइड अभी 2024 में कर रहे थे कॉप 29 में। कितना मांग रहे थे? 1.3 ट्रिलियन मांग रहे थे, दे कितना रहा है? 300 बिलियन, ठीक? ये था तुम्हारा कॉप यूएनएफसीसी का जो पैसे का लेन देन जो था, मार्केट मैकेनिज्म था, जिसके ऊपर कॉप 29 डिस्कस किया है डिटेल में। बाकी जो है तुम दोबारा बैक जाके हल्का से एक बार 2x में देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा जो पेंडिंग इसका है, सीबीडी, बायोडाइवर्सिटी वाला। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कहीं से भी पढ़ो एनवायरमेंट, ये तीनों तुमको तुम्हारे मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में यहाँ से आते रहेगा क्वेश्चन, तुम इससे भाग नहीं सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि कंजर्व करना है, क्या बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बेनिफिट, जो भी मैंने बेनिफिट मिलेगा बायोडाइवर्सिटी को यूज करके उसको सस्टेनेबल यूज करना है, और जो भी बेनिफिट मिलेगा उसको शेयर भी करना है, जो वहाँ का लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर भी करना है। ये था तुम्हारा सीबीडी का ये गोल, कि हम लोग को एटलीस्ट ये तीन चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान देना है इस चीज का। ऑल यूएन मेंबर रेटिफाइड इट, हर कोई इसको रेटिफाई किया एक्सेप्ट यूएसए। यूएसए ऐसा बहुत सारा चीज है ग्लोबल लेवल पे जो रेटिफाई ही नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे रेटिफिकेशन का जो पावर है वो वहाँ उसका लेजिस्लेचर और ये लोग है, ठीक है? लेजिस्लेचर लोग के पास है। और इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव साइन कर देगा तो रेटिफाई हो जाता है। कॉप मीट ऑन एवरी 2 ईयर, और ये हर 2 साल में एक बार सीबीडी मिलते हैं ये लोग, जैसे कि यूएनएफसीसी हर 1 साल में मिलते हैं, जैसे पिछले साल भी मिले थे दिसंबर में, नवंबर में, पिछले साल दिसंबर में मिले थे, इस साल मिले हैं नवंबर में ये लोग, ठीक है? कॉप यूएन कॉन्फ्रेंस का। तो वैसे इसका भी अब कॉप होगा, लेकिन ये हर 2 साल में एक बार होता है, मतलब इसका कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कम होने वाला है कंपेयर टू यूएनएफसीसी, ठीक? अभी हम यूएनएफसीसी डिस्कस किए, अब सीबीडी डिस्कस कर रहे हैं। यूएन का सीबीडी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये, वैसे यूएन कन्वेंशन ऑन सीसीडी है। तो 3 प्रोटोकॉल था, 3 प्रोटोकॉल में ये कार्टेगना प्रोटोकॉल, टेस्टरीज वगैरह या फिर एग्जाम वगैरह में भी यूपीएससी भी पूछ चुका है ये इससे, ठीक है? यहाँ होगा शायद, मैं डाला था, नहीं डाला हूँ। यूपीएससी क्वेश्चन इसी में से पूछा था, कार्टेगना, नागोयो कुआलालंपुर और नागोयो प्रोटोकॉल। अब खाली बेसिक्स क्या डिफरेंस रखना है ध्यान, कार्टेगना प्रोटोकॉल जो है वो बायोटेक प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी का ही एक तरह से बात कर रहा है ये, ठीक है? बायोसेफ्टी का, कि तुम जो भी सामान इधर से उधर कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को इधर से प्लांट हो या पेड़ पौधा हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग मॉडिफाइड एनिमल को इधर से उधर कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका रेगुलेट करता है। कौन कर रहा है? कार्टेगना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ध्यान रखना है, ये मैच द फॉलोइंग देता है, कार्टेगना प्रोटोकॉल देगा, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देगा, और कोई एक प्रोटोकॉल और दे देगा, कोई तुम्हारा एक नागोयो प्रोटोकॉल दे देगा, और बोलेगा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। अब तुम बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1 2 3 दे देगा ऐसे। ध्यान रखना कि कार्टेगना जो है वो बायोसेफ्टी के ऊपर बात कर रहा है, और नागोयो जो है वो सॉरी देख लेते हैं अभी, नागोया कुआलालंपुर अलग है और नागोया प्रोटोकॉल अलग है, ठीक है? इसको देख लेते हैं, डिफरेंस दोनों का बेसिक्स है बहुत। लिविंग मॉडिफाइड एनिमल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कहीं से रेगुलेट करना है, जैसे मान लो यूएसए से कोई स्पेशल एक्सोटिक प्लांट ला रहे हैं इंडिया में, तो उसको लाने का क्या प्रोसीजर है वो सब कौन देखेगा? कार्टेगना प्रोटोकॉल, उसका जो स्टैंडर्ड जो अपना लिखा है कि हमको ऐसे ऐसे लाना है, ये करना है, तो वो सब चीज डिस्कस होने वाला है। तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जो कीवर्ड है यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जाम में एग्जैक्ट यही उठा के पेस्ट करेगा इसके पैरेलली, ठीक है? रेगुलेटिंग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसी के पैरेलली ये करेगा। और क्या बोल रहा है कि फॉर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलएमओ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन इनटू एनवायरनमेंट एडवांस इन्फॉर्म्ड, ये एडवांस इन्फॉर्म्ड का एग्रीमेंट साइन करेगा 2 कंट्री अपने में, ताकि यूएसए से इंडिया में जा रहा है तो पहले से दोनों को पता होना चाहिए कि क्या है इसमें और क्या भेज रहा है यूएसए, ठीक? सेटअप बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस भी बनाएंगे। ये सब इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, ध्यान मत दो, चलो छोड़ो इसको। प्रोटोकॉल क्या कवर नहीं कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोटोकॉल तो ठीक है कवर कर लिया कि हमको वो हर चीज कवर करना है जो लिविंग मॉडिफाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय नेसेसरी है, लेकिन क्या नहीं कर रहा है कि अब मान लो कि तुम वहां से कोई ऐसा पेड़ ला रहे हो जो फार्मास्यूटिकल यूज के लिए है, तो उस समय ये कार्टेगना प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। और कहाँ? प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एलएमओ, अब जैसे कि तुम कोई प्लांट लिए, प्लांट को तुम उससे कुछ मेडिसिन बना दिए, अब उस मेडिसिन को तुम भेज रहे हो, तो उसके लिए भी कार्टेगना प्रोटोकॉल कवर उसको नहीं करेगा, ठीक है? एक एग्जांपल यहाँ तो दिया था कि कुकिंग ऑयल जो है, मान लो कुकिंग ऑयल, अब पाम ट्री है, पाम ट्री का से तुम कुकिंग ऑयल निकाल लिए उससे ऑयल, और ऑयल को फिर भेज रहे हो कहीं और,
तो वो चीज काउंट नहीं होगा यहाँ पे। तुम जब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भेज रहे हो तभी वो सब कार्टेगना प्रोटोकॉल लगेगा। तो वो हर चीज है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे एमओ को, एक्सेप्ट ये 2 कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन जो एक्सेप्शन रहता है वही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखता है कि चेक करता है कि तुमको पता है कि नहीं। नागोयो में क्या बोला कि ठीक है अगर ये फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, माने ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू कार्टेगना प्रोटोकॉल, कि तुम इसको फॉलो कर नहीं रहे हो तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल लाया गया। सप्लीमेंट्री मतलब कि इसके सप्लीमेंट में, एक्स्ट्रा में, कि तुम अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा, लायबिलिटी किसके ऊपर रहेगा, जो कंट्री ला रहा है, जो कंट्री भेज रहा है, किसके ऊपर लायबिलिटी रहेगा। तो वो ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। सिंपल सा है, सप्लीमेंट्री मतलब एक एक्स्ट्रा, कि ये हुआ उसके बाद ये प्रोटोकॉल। अब नगोयो प्रोटोकॉल 2010 में क्या लाया गया कि थर्ड गोल ऑफ सीबीडी, जो थर्ड गोल ऑफ सीबीडी क्या था, देखो सीबीडी का थर्ड गोल क्या था, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। ठीक, सीबीडी देख रहे हैं हम लोग, ये भी अराउंड 1998 के आसपास ये भी मैंने ये हो गया था, स्टार्ट हो गया था इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अब ये लाया गया 2010 में कि जो भी तुम्हारा बेनिफिट शेयरिंग है वो अच्छे से हो जाए बोल के ये लाया गया। तो एसएस ऑब्लिगेशन किसके ऊपर रहेगा, फॉरेन को, माने फॉरेनर नीड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। जो इंडियन अगर कोई यूज कर रहा है कोई ऑथेंटिक सामान, एनिमल का कोई पार्ट या फिर पेड़ पौधा, ठीक है, तो उसके लिए कंसेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। तुम यूज कर सकते हो अगर तुम इंडियन वैद्य हो। जैसे तुम मान लो जड़ी बूटी का तुम कुछ आयुर्वेदा का कुछ सामान बनाना है तुमको, तुम जंगल जाके तुम पेड़ पौधा को तुम ये किए और वहां से कुछ जड़ी बूटी लाके यूज किए और दवा बना लिए, लेकिन वही चीज फॉरेनर के लिए अलाउ नहीं है। इसमें एसएस ऑब्लिगेशन है कि तुमको एसएस करना है तो तुमको परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेनर के लिए। बेनिफिट शेयरिंग है, बी फेयर इक्विटेबल, कि जो तुम पा रहे हो बना रहे हो कुछ भी, तो उसमें तुम वहां के लोकल कम्युनिटी या ट्राइबल के लिए तुम इक्वली म्यूचुअली अग्रीड टर्म पे तुम ये करोगे। कि तुम मान लो कि एक बार ऐसा हुआ था केस कि हल्दी यूएसए अपना बता के प्रेजेंट कर रहा था, उसके ऊपर ये ले रहा था, क्या बोलते हैं, आईपीआर ले रहा था। तो इंडिया केस किया, इंडिया जाके केस जीता, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी पहले से मैंने हल्दी को एज ए ये माना जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और हल्दी को ऐसे ट्रीट किया था। लेकिन इसके ऊपर आईपीआर, यूएसए का कोई कंपनी था, वो आईपीआर मांग रहा था ये पे इंटरनेशनली, इंडिया क्लेम किया, तो उसके बाद फिर वो हार गया वो लोग केस, यूएसए वाले, और इंडिया को मिल गया हल्दी का ये, कि मैंने इंडियन कल्चर में ही हल्दी का यूसेज एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है। तो बेनिफिट शेयरिंग अब क्या है, तुम हल्दी को तो यूज कर लिया एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा, जो फायदा होगा, तो वहाँ के जो टेक्निक को डेवलप किया है, जो उसको ये किया है, लोकल कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो वही बेनिफिट शेयरिंग का। तो यहाँ भी ऑब्लिगेशन की तुमको अगर कुछ वहां उठाना है जंगल से या कोई किसी को पकड़ना है, तुमको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन ले लिए, अब तुमको उसका सामान का भी यूज कर लिया, उसका जो बेनिफिट हुआ शेयर करो, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो उसके ऊपर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन भी होगा कि तुमको क्या क्या करना, अगर नहीं किए तो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ये अब ओवरऑल तुम क्रक्स में याद रखना कि ये बायोसेफ्टी का बात कर रहा है, कि तो कहीं से उठा के ला रहे हो, तो ये बात कर रहा है कि भैया तुमको अच्छे से शेयर करना है, जो भी तुम एसेस कर रहे हो या बेनिफिट, मैंने कोई सामान छू रहे हो तो उसको तुम बांट के खाओ, सिंपल। और ये इसका सप्लीमेंट्री है कि तुम अगर इसको फॉलो करना पड़ेगा, बायोसेफ्टी को अगर फॉलो नहीं किए तो कौन जिम्मेदार है, ये चीज है। ये सीबीडी का 3 प्रोटोकॉल था, ये तीनों प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, ठीक। नोट, लाइक सीबीडी फॉर एंटायर बायोडाइवर्सिटी वी हैव, अब सीबीडी जैसे है तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए सिर्फ सीबीडी है, ठीक है। सीबीडी जो है पूरे बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसी तरीके से प्लांट जेनेटिक फॉर, ये वाला चलो, ये वाला फैक्ट मत ध्यान रखो अभी, नहीं तो फिर ऊपर का मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, इसको अभी अभी नजरअंदाज कर दो। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का तीनों याद रखना, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब सीबीडी का टारगेट देखते हैं, जो क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसका टारगेट क्या है। एक टारगेट लिया 2011 से 20 तक का, ठीक है, एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट। अब ये पूछेगा कि एच बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे लिया गया था, तो सीबीडी के अंडर में आता है, यूएनएफसीसी सीबीडी और यूएनसीसीडी बोल देगा कि एच टारगेट क्या है, एच टारगेट ये मिटा देगा, ये हटा देगा और बोलेगा एच टारगेट किससे रिलेटेड है। ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है ये, ठीक है। तो ये एक भी टारगेट इसका फुलफिल नहीं कर पाए लोग, जो टारगेट लिए कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है 2020 तक, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई एक भी कंट्री इसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो फिर नेक्स्ट जो 2020 के बाद से जो स्टार्ट होना था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एच तो फ्लॉप हो गया, लेकिन उसके बाद लोग बैठे कहाँ पे, एक कनिंगम चाइना में है, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, यहाँ पे बैठे और बोले कि कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको लोग इंप्लीमेंट कराने का फुल टू कोशिश करेंगे, ठीक। तो लेकिन क्या, बना तो लेंगे लेकिन इसको नॉट लीगली बाइंडिंग रखे, ठीक, कि लीगली बाइंडिंग नहीं रहेगा, बस बनाते हैं
बैठना है, चाय पानी नाश्ता होगा और क्या, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं रखेंगे। नहीं रखा, क्या रखा इस वाले फ्रेमवर्क में, कन्ज्यूमर मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन में क्या रखा? देखो ये ऐसा जीबीएफ करके आते रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के लिए क्या, अभी से 5-6 साल तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरिस इंपॉर्टेंट था, पेरिस एग्रीमेंट 2015, वैसे ही ये बायोडाइवर्सिटी वाले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क। जीबीएफ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कहाँ हुआ है साइन? 2022 में कन्विंगम मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन में। इंपॉर्टेंट है ये पेरिस, मैंने ऐसा बोलते हैं ना, पेरिस मूवमेंट वाला टाइप है ये। ठीक, तो नॉट लीगली बाइंडिंग है, लेकिन ये रखा क्या? ये रखा 4 गोल जो 2050 तक, मैंने लॉन्ग टर्म 2050 तक रखा, और 23 गोल रखा है अपना। गोल क्या है हम लोग को मतलब नहीं है, कुछ खाली बड़ा बड़ा गोल रख लिया है ये। बस ध्यान रखना कि कुछ लॉन्ग टर्म था, कुछ शॉर्ट टर्म था। ठीक, तो लॉन्ग टर्म 2050 तक में फुलफिल होना था, 4 गोल बड़ा बड़ा रखा, और 23 गोल ऐसा रखा ओरिएंटेड टारगेट 2030 तक। लेकिन इस 23 में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मोस्ट चांसेस है कि पूछ लेगा कि ये भैया 30-30 टारगेट किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेटेड है, मैंने क्लाइमेट से रिलेटेड है कि ये से कि वो से क्या से, 30-30 जो मेन टारगेट है इसमें से, ये याद रखना कि 30-30 टारगेट किससे रिलेटेड है। ठीक, इसमें बोला है कि 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन एरिया बी इन इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की 30% जो ओशियन और ये उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ये टारगेट था 30-30। ठीक, ये टारगेट था कि 30-30 टारगेट में हम लोग को जो लैंड ओशियन एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है अच्छे से। और इसमें इंडिया इंटरेस्ट दिखाया था, एंड जॉइन हाई एम्बिशन कोलिशन टू अचीव टारगेट। और यहाँ इसका जो कुछ टारगेट होना था एम्बिशन कोलिशन, हाई एम्बिशन कोलिशन, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी किया था अच्छे से। ठीक है, तो बस ये रखना कि 30-30 टारगेट किससे रिलेटेड है, जो अभी लेटेस्ट जो 2022 में जो साइन हुआ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहां से है 30-30 टारगेट। मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उनको दे देगा ऐसे कि इंडिया टीबी के लिए कोई एक था, टीबी के लिए 90 टारगेट की 90 डॉट्स करके कुछ था टीबी के लिए, तो वो यूपीएससी 2017 या 18 में पूछा था वैसे ही करके। और फिर एक 6x6x6 करके है, इसका एनीमिया को लेके है। ठीक है, तो वैसे पूछता है टारगेट, इस तरीके का पूछेगा वो, थोड़ा फैंसी टाइप भी लग रहा है और पूछ लेता है वैसा। तो इसको ध्यान रखना 30-30 टारगेट किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी वाले ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। और ये कब क्यों लाया गया था, ये सीबीडी का जो टारगेट है। ठीक है, सीबीडी में क्या अचीव करेंगे हम लोग, बना तो लिए सीबीडी, लेकिन अचीव क्या करना है? तो पहला बार में ये अचीव करना था, लेकिन फुलफिल नहीं हो पाया, एक भी कंट्री नहीं फुलफिल कर पाया। फिर ये क्या बनाए, तो इसको फुलफिल करेंगे कि अब क्या करना है। तो उसमें एक टारगेट लिए हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। वहां पे लॉन्ग शॉर्ट टर्म में जो है 30-30 टारगेट को फुलफिल करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। 23 का 23 नहीं बताया, लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीएफ स्टैब्लिश स्पेशल ट्रस्ट फंड, अब ये कुछ ट्रस्ट फंड बनाया, अब हर जगह एक ट्रस्ट फंड बन जाता है, याद नहीं रखना है। लेकिन जेंडर प्लान एक्शन का ध्यान रखने के लिए रखना कि इसमें जेंडर का बात हो रहा है। अब तुम सोचोगे कि बायोडाइवर्सिटी का बात करते करते यहाँ पे जेंडर का बात कहाँ से आ गया। अभी से नोटिस करना कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कहीं पे भी ऑप्शन आ गया ना कि जेंडर का बात हो रहा है क्या, बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना कि हाँ हो रहा होगा। ठीक है, अब यूएन सीसीडी देखेंगे तो वहां भी बहुत सारा बॉडी बना है जहां पे वो मैंने जेंडर का बात करेगा। ठीक ना, जेंडर इक्वालिटी का बात करेगा। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो होने वाला है उसका इम्पैक्ट जो है मैंने मैंने जेंडर एज फीमेल के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हर जितना भी डिस्कशन हो रहा है वहां पे जेंडर का एक बात चल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एज्यूम करना कि हाँ होता ही होगा, तुम्हें नहीं पता है। टॉक्ड ऑफ जेंडर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक, यहाँ पे बात हुआ है, इसमें जीबीएफ में, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में बात हुआ है। नेक्स्ट कॉप जो है 2024 में होना है, टू बी हेल्ड इन काली मुंबई, दिसंबर में होगा ये। ठीक है, दिसंबर में देख लेना एक बार, 2024 में कैली मुंबई, कोलंबिया, सॉरी मुंबई कह रहा हूँ, कोई जगह है कोलंबिया का कैली, वहां पे होना है। यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लेक्सी प्रोग्राम, अब ये एक ऐसा यूएन का रेस्टोरेशन फ्लेक्सी प्रोग्राम है कि वो ऐसा जगह, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट 10 जो डिफरेंट कंट्रीज में इंपॉर्टेंट जगह है उनके ऊपर है, तो 10 है, तो 10 में से भी अब कुछ ऐसा है कि 10 का 10 तो याद ही रख पाएंगे, लेकिन इंडिया में जो है वो याद रखना। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा एज ए न्यूज, ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका का, और अबू धाबी का मराइन रेस्टोरेशन यूएई, ये तीनों तुमको एटलीस्ट मिनिमम याद रखना है कि ये यूएन का जो रेस्टोरेशन फ्लेक्सी प्रोग्राम है वहां पे ये तीनों मेंशन है। अबू धाबी का जो मराइन रेस्टोरेशन यूएई का, ये कटेंगना। अब देखो नमामि गंगे तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, लेकिन ये 10 फ्लैगशिप जो रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका पार्ट है, बस ये याद रखना, नमामि गंगे इंडिया का। ठीक, और बाकी ये वाला जो ग्रेट ग्रीन वॉल है, ये तो मैपिंग वगैरह की हो तो तुमको पता होगा कि ग्रेट ग्रीन वॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है, अफ्रीका का कौन से हिस्से में। ठीक है, पेड़ वेड़ लगा के मैंने ये कर रहा है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने वाला काम है। ठीक है, पेड़ वेड़ लगा के, और मैंने ऐसा मैंने पेड़ वेड़ बना के ग्रीन करके, जो डिजिटल जैसे होता क्या है ना कि अगर एक बार डिजिटल स्टार्ट होना शुरू हो गया तो पूरा बाकी जो
बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये करने लग जाता है, खत्म करने लगता है। तो करेंगे क्या कि पेड़ वेड़ पूरा अच्छे से लगा देंगे इतना सारा कि जो डेजर्ट है इधर उड़ के नहीं आए और ये वाला हिस्सा को मैंने प्रिजर्व किया जा सके। तो ग्रेट ग्रीन वॉल करके बना है अफ्रीका में, और अबू धाबी में कोई मराइन रिस्टोरेशन यूएई का काम चल रहा है। ये तीनों एटलीस्ट याद रखना 10 है बेसिक मिनिमम। अगर तुमको वो 10 में से अगर तुमको जो निकालना है कम से कम, ये 3 कम से कम एग्जाम में लेके बैठो कि हाँ ये भैया एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि यूएन का कोई प्रोग्राम है जहाँ पे 10 ये को रिस्टोर करना है अलग अलग कंट्री में। अब ये हाई सी ट्रीटी, एक दिन कल जो करंट अफेयर जो बनाया था वीडियो, उसमें बताया था हाई सी ट्रीटी के बारे में बताऊंगा यहाँ पे अच्छे से। हाई सी ट्रीटी ओपन ओशियन दैट आर आउटसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। ये वो माने ओशियन है हाई सी जहाँ पे किसी का भी जुरिसडिक्शन नहीं है, किसी का भी नहीं, मतलब कि इंडिया क्लेम नहीं कर सकता, कि श्रीलंका क्लेम नहीं कर सकता, कि चाइना भी क्लेम नहीं कर सकता। इंडियन ओशियन में कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ पे किसी का सोवरेनिटी नहीं आता है। तो ये इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। अब किसका इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है? अंडर यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक, यूएन क्लॉज में आता है ये। तो उसमें एक सी नंबर में ये था हाई सी ट्रीटी वाला कि सोवरेनिटी किसका है, क्या है, नहीं है, वो कैसे होगा डील। तो यूएन क्लॉज में और दो क्या है, डीप सी बेड माइनिंग, ये यूपीएससी 2021 में पूछा था डीप सी बेड माइनिंग के ऊपर। ठीक है, कौन सा ये का इसका पूछा था कि 2021 में यूपीएससी पूछा था डीप सी बेड माइनिंग। यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, एक है कुछ फिश स्टॉक एग्रीमेंट 1995 का, वो भी यूएन क्लॉज देखता है। और तीसरा जो था वो हाई सी ट्रीटी के बारे में था। हाई सी ट्रीटी के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मैंने इसको नाम क्या दिया गया, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, कि वो एरिया जो समुद्र में जो जहाँ पे किसी का सोवरेनिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे किसी का सोवरेनिटी नहीं है, तो वो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, बीबीएनजे। ठीक है, बीबीएनजे, बीबीएनजे इज लीगली बाइंडिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग सीबीडी में देखे कि सीबीडी का जो जीबीएफ था वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। ठीक, बायोडाइवर्सिटी का ही लीगली बाइंडिंग नहीं था टारगेट, लीगली बाइंडिंग नहीं है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। लेकिन जो अभी जो पिछले साल ये मैंने ट्रीटी ये हुआ और इस साल इंडिया रेटिफाई किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस साल जुलाई में इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, जुलाई में इसी साल। तो इसको करंट अफेयर भी मान लो, ये है इंपॉर्टेंट। तुम मैंने ऐसा मत सोचने लगे अरे हाई सी ट्रीटी अब क्या है, अब क्या है। अभी अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, जो देख रहा है ये वीडियो, ध्यान रखना कि हाईली प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा इस बार, क्योंकि जुलाई में साइन हुआ है, रेटिफाई हुआ है, और जनवरी अप्रैल में भी न्यूज में था किसी ना किसी कारण से। तो क्या है ये ट्रीटी? ट्रीटी कह रहा है कि कोई भी ऐसा मैंने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन जो भी है बीबीएनजे, उसमें हम लोग को क्या करना है, तो 4 चीज करना है। 5 चीज है, लेकिन एक चीज इतना हल्का है कि वो चीज हर जगह रहता है कि साइंटिफिक ये को रिसर्च एंड टीम को अवेलेबल रखना है, वो कह रहा है। 4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है वो एरिया में। ठीक, जो बीबीएनजे एरिया है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, वहां पे, क्योंकि देखो वो किसी का एरिया नहीं है तो वहां पे किसी का जिम्मेदारी भी नहीं बन रहा है, तो कौन करेगा? एक ट्रीटी बना लेते हैं और सब मिलके करेंगे, बात हो रहा है, कौन करेगा? तो प्रोटेक्टिंग मराइन बायोडाइवर्सिटी। और क्या करना है कि प्रोटेक्टेड मराइन एरिया क्रिएट करना है, कहाँ पे? उसी इंटरनेशनल वाटर में जहाँ पे किसी का जुरिसडिक्शन नहीं है। ये इंटरनेशनल वाटर भी इसको बोला जाएगा, किसी का जुरिसडिक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे अपना लॉ नहीं बैठा सकता। और क्या बोल रहा है कि इस जगह से कुछ भी मिलेगा तो उसका फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो भी उसका आसपास का जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में मैंने पूछ पाछ के फेयर शेयरिंग का बात हुआ। जैसे इंडियन ओशन में मान लो कुछ मिला ऐसा, तो श्रीलंका है, मॉरिशियस है, मालदीव है, ठीक है, इंडिया है उधर से, फिर म्यांमार भी है थोड़ा सा टच, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह भी है लेफ्ट साइड से थोड़ा सा। तो इन लोग से थोड़ा सा पूछ के बेनिफिट शेयरिंग जो होगा प्रॉपर होना चाहिए, और इस इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कि यूएसए को एक्सप्लोरेशन किया परमिशन लेके, किसका? सीबेड माइनिंग अथॉरिटी का परमिशन लेके कुछ किया, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, अब वो अपने तक नहीं रखेगा, वो दे देगा यूएन क्लॉज का जो सीबेड माइनिंग अथॉरिटी है, और फिर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा कि बाकी लोग जो जाए उनको पास भी ये इन्फॉर्मेशन रहे। तो ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी बात रखा। ये 4 बात है जो तुमको ध्यान रखना है। अब तुम ये चीज देख लेना, ये तुम्हारा ये ऐसे तो यूपीएससी 2022 में पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन हमेशा जो होता है ना 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल वो बेसलाइन से होता है 20 नॉटिकल माइल्स। कौन सा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सॉरी, हाँ, बेसलाइन से कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली गलत दे दिया है। एक्सक्लूसिव जो इंडिया, जैसे अपने इंडिया अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का, उसके बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स रहता है। ठीक है, और टेरिटोरियल सी कहाँ से कहाँ तक रहेगा? टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी, फिर एक होता है तीसरा कॉन्टेग्युअस जोन। ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पूछता है वो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो बोला था कि यहाँ से लेके बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का ध्यान रखना है। ये
बाकी ऐसे टेरिटोरियल सी अपना जो बीच सीज है वहां से बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल, और फिर उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल होता है कॉन्टेक्ट वेस्ट जोन होता है। तो बस तुमको मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अभी ध्यान देना है ये, ठीक है। लेकिन एक और ऊपर में देखो, इंटरनेशनल एयर स्पेस वो टेरिटोरियल सी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा मत सोचना है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस इकोनॉमिक जोन के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये फैक्ट है, तुम नेशनल में से इंडिया का अपना अगर बात रखना हुआ कि इंडिया का जो खुद का जो एयर स्पेस है कौन सा यूज करेगा, तो यहीं तक यूज कर सकता है। इससे बाहर निकलेगा तो परमिशन लगेगा श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका से परमिशन लेके निकलेगा 12 नॉटिकल माइल से अगर घुस रहा है तो। ये है बस इतना, बेसलाइन से लिया जा रहा है 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जा रहा है। बेसलाइन से अगर टेरिटोरियल सीज को काउंट करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स, और अगर बेसलाइन से अगर और आगे जाना है, ठीक है, तो और 12 नॉटिकल माइल्स ऐड करेंगे तो कॉन्टेक्ट यूएस जोन आ जाएगा, ठीक। इतना है बस, ये डायग्राम से निकालना हो गया। अब सरदर्द का बात यह है कि यहाँ से फैक्ट जो है, अब एक साइटिस्ट देखे थे हम लोग, कहाँ देखे थे, यूएनईपी का हम लोग बोले थे कि कुछ ऐसा 8 सेक्रेटरिएट, यूएनईपी का 8 सेक्रेटरिएट देख रहा है, ठीक। उसमें से साइटिस्ट था, सबसे लास्ट वाला साइटिस्ट था। ये क्या करता है बताया था, लीगल जो इलीगल ट्रेड वगैरह होता है उसको देखता है। उसको हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा मैंने ऐसा कुछ ज्यादा कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में भी नहीं पूछा है, और कोई मैंने बुक्स वगैरह में भी इतना डिटेल में नहीं दिया कि वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है इसको। लेकिन है क्या, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक। लीगली बाइंडिंग है तो स्पेसीज जो इसके अंदर में कैटेगराइज किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि साइटिस्ट क्या कर रहा है। साइटिस्ट एक्चुअली क्या कर रहा है, 1975 का बॉडी है, और ये जो भी नाम से ही देखो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना और फ्लोरा, फ्लोरा फोना मैंने प्लांट और एनिमल दोनों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसके ऊपर इसका काम है ध्यान देना। और लीगली बाइंडिंग है, जिस भी कंट्री को ये अगर साइन कर लेता है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो रेटिफाई करे और इसके ऊपर अपने स्टेट में लॉ बनाए अपने कंट्री में, ठीक। तो क्या लिस्ट किया ये, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुछ स्टैटिक तुम्हारा एनवायरमेंट का कुछ चेंज किया है। जो स्टैटिक तुम्हारा एनवायरमेंट का पिछले जो भी 15-20 साल से, वो 2022 में जाके चेंज हो गया। क्या स्टैटिक चेंज हुआ, अब इसको समझने के लिए ये अच्छे से समझना, ठीक है। 3 अपेंडिक्स इसके अंदर लिस्ट में आता है। पहला कहता है कि कुछ ऐसा स्पेसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, माने जो एक्सटेंशन का डर बना हुआ कि खत्म हो जाएगा। परमिटेड इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस ओनली, नॉट फॉर कमर्शियल। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में इसको परमिट किया जा सकता है उधर इधर करना, एक्सचेंज करना, कि तुम मेरे यहाँ से उधर ले आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग चीता कंजर्वेशन के लिए लाए, तो लेके आ गए। जानते हैं कि ये तो हालांकि थ्रेटेंड विथ का एक्सटेंशन नहीं था, अफ्रीका में एंडेंजर्ड था, चीता का पॉपुलेशन है अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि कुछ अगर मैंने जो स्पेसीज एक्सटिंक्शन का ये है, एक्सटिंक्शन खत्म हो जाएगा, जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उस स्पेसीज के बारे में अपेंडिक्स 1 में बात हो रहा है। अपेंडिक्स 2 में बात कर रहा है कि नॉट नेसेसरीली थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब जरूरी नहीं कि वो मरने ही वाला है, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला भी स्पेसीज को यहाँ पे किया गया है। कि जैसे मान लो कि कोई लकड़ी है और बहुत प्रीसियस है, चंदन का ही लकड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग प्रोटेक्शन देने का बात यहाँ पे कर ले कि ये खत्म होने वाला है, ठीक, खत्म होने वाला है, लेकिन अब इसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसके जैसा दिखने वाला लकड़ी को हम लोग एक्सपोर्ट करके बेच रहे हैं, डुप्लीकेट करके, ठीक है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आना कि ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ना सिर्फ वो कि मैंने जो सामान एक्सटिंक्ट हो जाएगा बाद में चल के, फ्यूचर में चल के, वो नहीं, वो भी सामान जो उसके साथ दिखता है सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर सामान भी, लुक अलाइक सामान को भी ये लोग रख दिया अपेंडिक्स 2 में कि इसको ताकि प्रोटेक्शन मिलते रहे, ठीक। अपेंडिक्स 3 में स्पेसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री। अगर कोई कंट्री कह रहा है कि भैया मेरे कंट्री में मान लो एलिफेंट इंडिया में को दिक्कत हो रहा है, ठीक, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा बाकी कंट्री को कि आप भी मेरे तरफ से थोड़ा ये करो, बैटिंग करो और बोलो कि हाँ भैया इसको प्रोटेक्ट करवा दो। तो कोई एक कंट्री का अगर इंटरेस्ट है और कंट्री बाकी सबको कन्विंस कर लिया तो इसमें डाला जा सकता है वो एनिमल को, ठीक है। तो 3 अपेंडिक्स है, इसमें बोला कि जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, और इसमें कह रहा है कि जो जरूरी नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो रहा हो, लेकिन जो वो एनिमल जो लुक अलाइक हो, से दिखता हो लेकिन है इंपॉर्टेंट, उसको डालेंगे इसमें, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉप पनामा 2022 का कुछ ऐसा था ऑपरेशन की, करंट अफेयर में आना था इसको, पिछले साल 2-3 साल पहले हो चुका है, करंट अफेयर में आ जाना था अगर ऐसा पूछता तो, कॉप पनामा 19 क्या है ये वो, ठीक है। ऑपरेशन टर्टल सेल, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक्नोलेज किया इसको, ठीक है। इसको अवार्ड मिला था WCCB को भी, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट रिलीज, ये रिलीज भी किया पहला बार ट्रेड रिपोर्ट कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। कौन, कॉप 19, किसका कॉप है ये,
सीबीडी का, ठीक है, सीबीडी का कॉप है ये। इंडिया रिक्वेस्टेड टू मूव रेड क्राउन रॉफ टर्टल, कोई कछुआ टाइप दिखने वाला प्राणी, उसको इंडिया रिक्वेस्ट किया है कि उसको A2 से A1 में डाला जाए, A2 अपेंडिक्स 2 से यहाँ डाला जाए, ठीक, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अब ये खत्म हो जाएगा। एंड ब्रिंग जयपुर ग्राउंड गेको, अब तो हम लोग तो ओपीएससी के लिए बैठे हैं, अब ओपीएससी में ऐसा ये अजीबोगरीब नाम सबका, जानवर सबका नहीं पूछता है, वो सिंपली पूछ रहा है किसका, जो तुम नॉर्मली उड़ीसा में देखते होगे, ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है, ये सब जो देखते हो उसके बारे में पूछ रहा है बेसिकली, ठीक। तो इतना जो अजीबोगरीब नाम है, यूपीएससी का फेवरेट है ये। यूपीएससी पूछ लेगा कि जो जयपुर ग्राउंड गेको क्या होता है, ठीक है, वो पूछ लेगा कि गेको इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग है, आंट है, बर्ड है, फिश है, या तुम्हारा लिजर्ड है, ठीक है, आंसर होगा लिजर्ड। लिजर्ड जैसा दिखता है ये गेको, ठीक है, लिजर्ड जैसा दिखता है, तो ये ऐड करने के लिए बोला गया था इस वाले पनामा में। लास्ट अभी रिसेंट हमारे पास यही डाटा है, तो इतना लिख दिया कि इंडिया अपना बोला था कि हमको ये चाहिए। याद रखना है, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं, इतना करंट अफेयर में जाएगा ये, ठीक है, करंट अफेयर में जाएगा। बस ध्यान रखना कि कुछ गिरगिट वगैरह, जयपुर पता है ना, उड़ीसा का ही है जयपुर, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, उड़ीसा का जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ पे इंडिया डलवाया है इस स्पेसिस को, कहाँ पे, 2 से 1 में, अपेंडिक्स 2 से 1 में डलवाया है। नेक्स्ट कॉप जो होने वाला है किसका, सॉरी साइटिस का देख रहे हैं ना हम लोग, सॉरी ये साइटिस का कॉप है, सीबीडी का बोल रहा था मैं, साइटिस का है कि मैंने लीगल ट्रेड वाला जो कॉप है उसका अपना खुद का एक ये चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट जो होने वाला है लीमा 2024, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम नॉट एज अ साइटिस इनिशिएटिव बट वर्ल्ड बैंक। अब एक और इसी तरीके का नाम है, अभी तो तुम कितना दिन, 10-15 दिन बचा है, सुने नहीं हो तो याद मत करना क्योंकि भूल ही जाओगे कैसे कैसे ना कैसे। देखो नाम से लग रहा है कि ऐसा होगा कि साइटिस का होगा, मैंने साइटिस को ये किया होगा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम नॉट एज साइटिस इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव जो है वो साइटिस का नहीं है, मैं लिखा हूँ इसलिए कि तुमको याद रहे, बट वर्ल्ड बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक देख रहा है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। देखने से लग रहा है कि साइटिस इसको ये कर रहा होगा, लेकिन ये प्रोग्राम किसका है, वर्ल्ड बैंक का। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, इसे देखोगे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम तो लगेगा कि हाँ मैंने कोई वाइल्ड लाइफ से डील कर रहा है, और इंटरनेशनली तो यही बॉडी डील करता है वाइल्ड लाइफ से, तो फंस मत जाना, ध्यान रखना ये वर्ल्ड बैंक देख रहा है, बस इसीलिए, बस नोट करके इसलिए दे दिया हूँ कि तुमको याद रहे। और क्या, अब जैसे साइटिस देखें किसके ऊपर है, ये इलीगल ट्रेड मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, ठीक है, तो परमिशन के साथ होना चाहिए। अपेंडिक्स कौन सा किस टाइप का एनिमल है, अपेंडिक्स में डाल दिए। अब ऐसे ही एक और कन्वेंशन है, सीएमएस कन्वेंशन, इसको हम लोग बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, वाशिंगटन कन्वेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं साइटिस के बाद, सीएमएस कन्वेंशन को बोन कन्वेंशन बोलते हैं। 1979, वो 1975 था, ये 1979। अब ये क्यों कह रहा हूँ, शंकर आईएएस अगर पढ़े हो तो ये सारा फैक्ट वहां पे दिया हुआ है। जैसे एनवायरमेंट के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वैसे शंकर आईएएस एनवायरमेंट के लिए, वहां पे जो कुछ भी लिखा रहता है वो डायरेक्टली कभी ना कभी पूछ ही देता है एग्जाम में, तो है इंपॉर्टेंट सीएमएस। और इंडिया में ऐसा बहुत सारा मैंने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एक्चुअली में, कहाँ से, साइबेरिया से आते हैं। वैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हर जगह, मैंने चारों इंडिया के चारों कोना में रुकते हैं, कुछ ओडिशा में आते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, कुछ राजस्थान में जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जो क्लाइमेट कंडीशन उनको पसंद है वहां जाते हैं, ठंड जब ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे, ठीक। तो यूएनईपी का है ये अंडर सीएमएस, बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं। इसमें भी 2 अपेंडिक्स है कि जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है, और अपेंडिक्स 2 में यहाँ पे क्या है, नॉट थ्रेटेंड बट इफ लिस्टेड हियर देन गेट बेनिफिटेड। यहाँ पे थ्रेटेंड नहीं है, ये लोग थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन अगर उसमें लिस्ट कर दिए गए तो उनको कुछ फायदा मिलते रहे। मान लो कि कोई पक्षी है, ठीक, एमूर फाल्कन, अब वो थ्रेटेंड नहीं है, ठीक ना, एमूर फाल्कन वो थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब डाल दिए उसको तो उसको प्रोटेक्शन मिलते रहेगा कहीं ना कहीं से, तो ये कह रहा है। तो अब कॉप 13 वैसे गांधीनगर में हुआ, दिल्ली, गुजरात 2020 में कुछ हुआ इसमें, कॉल फॉर माइग्रेटरी स्पेसीज टू बी इंटीग्रेटेड इन ग्लोबल। अब वो लोग डिमांड किया उस समय, जो कॉप 13 हुआ था किसका, सीएमएस का। ये कॉप तो आप याद मत रखना, नंबर कोई मतलब नहीं है, ठीक, बस इससे खाली सीएमएस देखने से याद रखना कि जो इंडिया में जो लास्ट हुआ था गांधीनगर में हुआ था, ठीक। और वहां पे हम लोग बात किए थे कि जो जीबीएफ बनाए हैं हम लोग, किसका, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, सीबीडी के अंदर में, तो उसको हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे ताकि जो पक्षी वाला जो भी माइग्रेटरी स्पेसीज है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, बस इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला। कॉप 14 समरकंद 2024 उज्बेकिस्तान होना है। कॉल फॉर माइग्रेट, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, इसको कटो, पीडीएफ वही पुराना वाला है ना, तो उसको ये मैंने जब बाइफरकेट करता हूँ तो ऐसे आधा इधर से नीचे आ जाता है। रियो समिट तीसरा बाइंडिंग, अब देखो तुम 2 कर लिए, यूएनएफसीसी कर लिए, सीबीडी कर लिए,
सीबीडी में क्या देखे, सबसे इंपॉर्टेंट बोला था सीबीडी में कि ये इसका 3 गोल है। 3 गोल में याद रखना, एक था बेनिफिट शेयरिंग, ठीक, और एक था ओपन एक्सेस करके कुछ था, और एक था कंजर्वेशन करके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, 3 था। उसमें भी देखे कि आईची टारगेट फेल हो गया, उसके बाद हम लोग जीबीएफ लाए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जीबीएफ, जिसको हम लोग नाम क्या नाम से भी जानते हैं, मॉन्ट्रियल कन्विंगम प्रोटोकॉल, ठीक, कन्विंगम डिक्लेरेशन, इस नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या बोले हम लोग, 4 टारगेट रखे लॉन्ग टर्म 2050 तक, और फिर 23 टारगेट रखे शॉर्ट 2030 तक। इसमें बोला कि 30-30 याद रखने के लिए, जो 23 टारगेट थे उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट थे 30-30, जहां पे लैंड और ओशियन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, ठीक, वो हो गया। उसके बाद साइटिस देखे, बताया कि इलीगल ट्रेड जो होता है, जो कुछ भी ट्रेड से रिलेटेड है, एक्सटिंक्शन एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको लेके है, ठीक। एक चीज शायद से मैं मिस किया यहाँ पे, नहीं, ये साइटिस को यहाँ पे याद रखना, मैं बताऊंगा, एक और जगह डिस्कस होने वाला है ये, ठीक है, जब लेजिस्लेशन पढ़ा होगा ना तो वहां पे ये डिस्कस होने वाला है। साइटिस को याद रखना अच्छे से, एक लेजिस्लेशन वाला पढ़ेंगे क्लास, उसमें सिर्फ इंडियन लेजिस्लेशन जितना हुआ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे बताऊंगा कि साइटिस क्यों इंपॉर्टेंट है आज के, अभी पिछले आगे नेक्स्ट मैंने अभी 2 साल से और अगले 5 साल तक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। ये याद रखना, साइटिस क्या कर रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फ्लोरा इंटरनेशनल ट्रेड उससे देख रहा है ये, ठीक ना, प्रोटेक्ट करा रहा है जानवर को, जो इधर उधर का लेन देन होना है, और इंडिया इसको 2022 में इसी को इम्प्लीमेंट करवाया है। 2022 में अमेंडमेंट किया, डब्ल्यूपीए को अमेंड किया। डब्ल्यूपीए क्या है तो उसी समय जानेंगे कि ये कैसे क्यों चेंज कराया इसको इंडिया, और भारी ड्रास्टिक चेंज कराया है। मतलब जो नॉर्मल स्टैटिक पढ़ते आ रहे थे हम लोग पिछले 10-15 साल से, जो भी एस्पिरेंट था यूपीएससी का, तो उसको पता होगा कि मैंने ये पहले 6 शेड्यूल थे, अब जाके उसको काट कूट के 4 कर दिया है इंडिया, और फिर इसको भी स्विच मारा है कि ऊपर नीचे कर दिया, इसमें क्या रहेगा नहीं रहेगा, स्टैटिक में चेंज किया है, तो एक्सपेक्ट करेगा कि वो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। 3 था, फिर से बता रहा हूँ, रियो समिट का 3 एग्रीमेंट बाइंडिंग था, यूएनएफसीसी कवर, सीबीडी कवर। अब क्या है, यूएनसीसीडी। इसमें और एक इंपॉर्टेंट था, हाई सीटीटी देखे, जो कि इस बार के लिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में भी, और ये स्टैटिक का पार्ट भी है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाई सीटीटी का एक फैक्ट याद रखना कि वो बात कह रहा है कि एक स्टैब्लिश करेंगे क्या, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक, ये फैक्ट याद रखना है, इंटरनेशनल वाटर में भी स्टैब्लिश करने के लिए कह रहा है। नॉर्मली हर एक कंट्री का अपना कुछ मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होगा, ठीक है, हर एक कंट्री का अपना सोवरेनिटी मैंने उसी कंट्री का रहता है, लेकिन ये कह रहा है कि इंटरनेशनल वाटर में भी हमें स्टैब्लिश करना है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पे किसी का भी सोवरेनिटी है, लेकिन मिलकर हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे वहां पे किसी जानवर को। यूएनसीसीडी जितना भी है, बायोडाइवर्सिटी का देख लिए, क्लाइमेट चेंज का देख लिए, अब आता है कि डेजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1994 में साइन किया गया, ठीक, बात लाया गया। डिग्रेडेशन ऑन ऑफ ड्राई लैंड, एक सेकेंड, इसका भी हर 2 साल में होता है, लाइक सीबीडी का हो रहा था 2 साल में, 2 ईयर हर ईयर, तो ऐसे भी 2 साल में इसका भी हो रहा है। जो याद रखना है, दिल्ली में 2019 में हुआ था लास्ट, उसमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 अचीव करना था दिल्ली वाला। एक इफेक्ट याद रखना, क्योंकि ये घुमा फिरा के देते रहेगा कि देखो होता तो दुनिया भर, मैंने पूरा वर्ल्ड में घूमूंगा साइक्लिक वे में चलते रहता है, लेकिन दिल्ली वाला अपना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यहाँ पे 1-2 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 14 लिखा हूँ, तो एटलीस्ट ये दोनों को याद रखना कि दिल्ली में 2019 में हुआ था। 14 भी याद मत रखो, बस याद रखो कि दिल्ली में 2019 में हुआ था, जिसमें बात चला था क्या, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का 2030 तक में हम लोग को अचीव करना है। फिर अभिजान कॉप 15 2022 में हुआ है, ठीक, कॉप 16 रियाद 2024 सऊदी अरेबिया, ठीक। अब ये लेटेस्ट है, ये रियाद वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि डेजर्टिफिकेशन का जो बात चल रहा है रियाद में, लेटेस्ट है वो कॉप 16। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है कि हमें लैंड को प्रिजर्व करना है ताकि उसका जो प्रोडक्टिविटी रहे खो ना जाए, खत्म ना हो जाए। इस तरीके से हमें वही सामान को सस्टेनेबली यूज करना है। एक तरह से मान लो कि सस्टेनेबिलिटी का बात कर रहा है ये, कि ऐसा यूज करना है कि उसका जो मेन ये रहे, ताकि फ्यूचर जनरेशन को हम लोग कुछ दे पाए। जैसे मान लो लैंड यूज किए, यूज करने के बाद ऐसा नहीं किया कि वो खत्म ही हो गया, यूज किया और फिर भी वैसा ही कंडीशन में रखना है उसको बना के। तो लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रल रखना है कि आप यूज किए और उसको न्यूट्रल रख नहीं पाए। डेफिनेशन से यही है, कीवर्ड से तोड़ के देखोगे, जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उसको न्यूट्रल रखना है। कब तक अचीव कर लेंगे वैसा, बाय 2030। अभी क्या हो रहा है कि हम इतना पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके क्या करते हैं कि लैंड खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर अलग लैंड पे जाके ये करने लगते हैं,
ठीक, अब छोड़ दिए, अब इसको तो ऐसा ऐसा कर दिया कि डिग्रेड हो गया ये, अब अगले 10 साल 15 साल तक के लिए भी काम में नहीं आएगा। डिग्रेड एक बार यूज डिग्रेड हो गया तो फिर वो डेसिफिकेशन स्टार्ट होता है, मैंने लैंड यूजलेस हो गया, फैलो लैंड हो गया। ठीक है, फैलो लैंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग उसी के लिए कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को प्रमोट करेंगे, बाय 2030 अचीव कर लेंगे कि जो भी लैंड यूज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसको मैंने फिर से दोबारा मैंने नेक्स्ट जनरेशन यूज कर पाए सस्टेनेबली, वैसा हमको बना के छोड़ना है। रिपोर्ट क्या रिलीज करता है यूएनसीसीडी, ग्लोबल लैंड आउटलुक, ग्लोबल लैंड आउटलुक। ठीक, लैंड के बारे में बता रहा है 40% लैंड इज डिग्रेडेड, 40% लैंड इज डिग्रेडेड। ये रिपोर्ट में बताया कि 40% जो लैंड है डिग्रेड हो चुका है, तो इसको अब रिकवर करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमको जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी करना है, ये 40% को वापस लाना है। ठीक है, 30 बाय 2030 जो डिग्रेड हो चुका है उसको हम लोग न्यूट्रल बनाएंगे फिर से। और जो यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, तो उसको ऐसा यूज करेंगे कि वो सस्टेनेबल रहे, कि अपना जो ये नहीं छोड़ दे, अपना जो मेन उसका जो फीचर्स है सॉइल का वो ना छोड़ दे, वो रहे उसके में इंटैक्ट। डिजर्टिफिकेशन कारण क्या है, बहुत बच्चा वाला चीज है, तुमको कारण पता ही होगा एग्जाम हॉल में। ग्लोबल इनिशिएटिव कुछ है, ग्लोबल इनिशिएटिव उसका अभियान कॉल एक है, जो मैंने वहां पे डिजर्टिफिकेशन लैंड को प्रोटेक्ट करने का बात चल रहा है। ग्रेट वॉल इनिशिएटिव यहाँ पे भी बताया, अफ्रीकन यूनियन का साहिल रीजन बात चल रहा है कि हम लोग को एक ऐसा मैंने जगह हरियाली कर देना है जो वहां से सैंड वगैरह जो है इस तरफ नहीं आए और पूरा इधर ग्रीनरी हो जाए और इस तरफ का एरिया प्रोटेक्टेड रहे। तो ग्रीनरी से ग्रीनरी करके पूरा इधर पेड़ पौधा लगा के पूरा अच्छे से घास वगैरह जो भी है ग्रीनरी करके पूरा इधर का जो सैंड वगैरह है, क्योंकि देखो अगर पेड़ पौधा रहेगा तो कम से कम डस्ट वगैरह इधर आएंगे, और ये बाल अगर ये सैंड वगैरह अगर इधर आ गए तो यहाँ का जो ये है फार्म है वो सब खराब कर देगा। बल्कि एक ऐसा दीवार बनाया जा रहा है पेड़ पौधे से कि ग्रेट ग्रीन वॉल बोला जा रहा है, उसका नाम अफ्रीका में बन रहा है। बना रहा है अफ्रीकन यूनियन इन साहेल रीजन। साहेल रीजन कहाँ है, मैपिंग में देख लेना, सर्च कर लेना। एलडीएन फंड और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड एक क्रिएट किया हुआ है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, ध्यान देना। और चैंगोन, चैंगोन ये तो वेटलैंड से रिलेटेड है, वेटलैंड। ठीक है, मतलब वेटलैंड भी एक तरीके से बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है लैंड को प्रोटेक्ट करने में। तो अब क्वेश्चन प्रीलिम्स में वगैरह आ गया कि अभियान कॉल किससे रिलेटेड है। ठीक, अभियान डिक्लेरेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी, बोला ना, जेंडर इक्वालिटी का बात कर ले रहा है हर जगह ये लोग। फॉर सक्सेसफुल लैंड रेस्टोरेशन, लैंड रेस्टोर करना है तो जेंडर इक्वालिटी का बात होना जरूरी है, क्योंकि वुमेन जो होंगी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है ये सब चीज अचीव करना। तो ये सब इनिशिएटिव है, तुम एक जगह पे लिखा हुआ है तुमको, इसमें से तुमको प्रीलिम्स के लिए क्या निकालना है। अभियान डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है या अभियान कॉल, तो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, कुछ को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, प्लेज एलडीएन बाय 2030, इंडिया अपने तरफ से क्या बोला है। फिर फसल बीमा योजना, ताकि इससे मैंने फसल बीमा योजना से क्या होगा कि जो किसान रहेगा वो गवर्नमेंट के पैसे से लैंड वगैरह चेक किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम कृषि सिंचाई योजना की पानी कितना देना है, ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, पानी जो देंगे उसमें फर्टिलाइजर का मात्रा कितना रहेगा वो सब इससे डिसाइड होगा। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, बोल्ड प्रोजेक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का। अब ये पुराना हो गया न्यूज, अब उतना ध्यान मत देना, बस है बस मेंस में लिखने के लिए अगर बात है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसे वहां पे एग्जाम में लिख देना। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल कन्वेंशन का जितना हमको लिखना था कन्वेंशन वाला। अब जल्दी से आ जाते हैं, देखना रिवाइज करना, याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। अभियान यूएई में है, सॉरी, अभियान कहाँ पे है देख के बताना, अभियान कौन से कंट्री में है। अभियान ये हो गया इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल कन्वेंशन खत्म हो गया, 2.5 क्लासेस लगा। और अभी देखेंगे हम लोग लेजिस्लेशन। बस ये आ गया। लेजिस्लेशन, यूपीएससी ओपीएससी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था इससे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था अगर ध्यान है मुझे, जैसे कि वो ये पूछा था डब्ल्यूपीए, ईपीए, वाटर और एयर, ये चारों ऑप्शंस में थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस में थे। ठीक है, उसका डेट पूछ लिया था, ओपीएससी डेट ऑब्सेस्ड है।
उसको मतलब नहीं है, सॉरी, ये वाला डेट दिया था वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन, और ये तो सेस एक्ट है। वो ये वाला पूछा था 74 और 81, ईयर का डेट वाला पूछा था, इसी में कुछ ट्विस्ट किया था डेट में ही, ठीक है, डेट में ही कुछ ट्विस्ट किया था, इसको पता होगा। और ये वाला मेंस में पूछा था, मेंस में इसी साल जो 2023 में, जो फरवरी में जो मेंस हुआ है, उसमें यही एक्ट के बारे में लिखना था, 20 मार्क्स या 15 मार्क्स, ठीक है। तो पूछ रहा है, ये एक्ट से पूछ रहा है और है इंपॉर्टेंट, इसलिए पूछ रहा है वो। तो एटलीस्ट बेसिक मिनिमम काम करेंगे कि जितना एक्ट है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, और ऐसा देखेंगे कि मैंने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन है कि तुम याद कर लिए और जो नॉट वाला पार्ट था उसको छोड़ दिए हो, तो फिर तो वही बात हो गया कि सारा याद किए और तुमको पता ही नहीं कि जो नहीं होना था उसको भी तुम वहां पे एज्यूम कर लिए कि हाँ होता होगा ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे, मैंने इंडिया का जो इंडियन लेजिस्लेशन में मैंने माइलस्टोन माना जाता है कि सबसे पहला एक्ट था जो हम लोग दिखाए थे कि हम लोग एनवायरमेंट कॉन्शियस है। डेवलप्ड कंट्री भी इतना दूर तक नहीं सोचा था, इंडियन गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के प्रेजेंस में एक चीज आ गया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक। उसमें क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, की एक बोर्ड रहेगा वाइल्ड लाइफ के बारे में देखने सोचने के लिए। वाइल्ड लाइफ वार्डन जो जंगल में कुछ भी परमिशन लेना है तो इससे वार्डन से परमिशन लेना पड़ेगा। कौन रहता है इन लोगों का हेड, इन लोगों का हेड वगैरह कौन करते रहता है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लेते हैं ना, तो वही लोग इसको चुन के जाते हैं यहाँ पे, आईएएस मैंने वही ब्यूरोक्रेट टाइप में रहते हैं ये लोग, इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और क्या, इसी एक्ट के अंदर में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसी एक्ट के अंदर में आते हैं, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑप्शन क्या देगा कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व कौन से एक्ट से पावर ले रहा है, और ऑप्शन में दे देगा ये ईपीए, ठीक है, ईपीए दे देगा, और फॉरेस्ट रिजर्व कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दे देगा। जैसे देगा, कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है इसी से पावर ले रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी से पावर ले रहा है, नेशनल पार्क इसी से पावर ले रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके इसी के थ्रू से कुछ अथॉरिटीज बनाए गए जिनके पास कुछ पावर असाइन किया गया इसी एक्ट से, ठीक, इसी एक्ट से कुछ अथॉरिटीज बनाए गए। अब वो कौन कुछ अथॉरिटीज हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब पूछेगा कि WCCB कौन से बॉडीज, कौन से एक्ट से बना हुआ है, पूछेगा वो, पूछा है यूपीएससी में तो हर एक साल 2 साल छोड़ के ये सब पूछता ही है, WPA, EPA, हर एक साल 2 साल छोड़ के, ठीक है। अथॉरिटीज, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये फैक्ट याद रखना कि इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे जाके देखेंगे क्या कि इसको जो टास्क दे रहा है करने के लिए, कैसे क्या करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है करने के लिए, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इनसाइड नेशनल पार्क एक्सेप्ट हिज परमिशन, कि तुम नेशनल पार्क के अंदर में कोई भी ऐसा मैंने आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो अनलेस कि वो परमिशन दिया हो तुमको। और ये है कौन, ये फॉरेन सर्विस से सिलेक्ट होकर गया हुआ ऑफिसर है, ठीक। मैं परमिट हंटिंग, और ये ऐसा कंडीशन में हंटिंग, ऐसा कोई जानवर ये ज्यादा नुकसान कर रहा है तो वहां पे परमिशन भी दे सकता है कि हंटिंग करने का, तो ये वही आदमी है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और क्या देखे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। अब यही सब यूपीएससी का तो ये फेवरेट है भाई, वो यूपीएससी पूछता है कि इसको सेंटर कर रहा है, इसको स्टेट कर रहा है क्या, वो पूछता है यूपीएससी। अब उनको पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, एक्ट वगैरह है इंपॉर्टेंट, इंडिया का मैंने बहुत बड़ा एक्ट में से एक एक्ट माना जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये जो एक्ट है, इसमें से मुझे जहां तक पता है ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट, ये एक्ट, ये भी एक्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी न्यूज में रहता है प्राय। और ये तो दिल्ली दिल्ली जो एयर पोल्यूशन हो चुका है गंदा, अभी तो एक क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि उसको तो तुम कुछ भी, कोई भी एक्ट को तुम हल्के में मत लेना, कुछ को ज्यादा ही पढ़ लेना कि एक्सपेक्ट करना कि मेंस में यहाँ से और फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये तीनों से हमेशा रेडी रहना कि मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये तीनों से हमेशा रेडी रहना, ठीक। 2 बॉडी का नाम देखें, तीसरा बॉडी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो देखते रहता है, मैंने उसके हेड करते रहता है। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, कौन से एक्ट से पावर ले रहा है, WPA एक्ट 1972। और एक क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन इसको हेड कर रहा है, PM, ये किससे पावर ले रहा है, WPA एक्ट 1972। तो तुमको इनक्रक्स ये नाम याद रखना है कि ये लोग WPA से पावर ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, WPA 1972। अब यहाँ पे क्या है कि एक और बॉडी है जो प्राय न्यूज में रहता है, चाहे फिर प्राय तुम देखे हुए स्टैटिक पार्ट में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वेलफेयर एनिमल, तुमको लगेगा कि वाइल्ड लाइफ का बात हो रहा है तो वाइल्ड लाइफ से पावर ले रहा होगा, तो वहां पे तुम गलत हो जाओगे, ये इसके अंदर में आता ही नहीं है। किसके अंदर में आता है, उसके लिए एक अलग एक्ट था,
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ये फैक्ट तुमको यहाँ पे याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये हालांकि टेस्ट सीरीज वगैरह में देता है, लेकिन तुमको ये चीज याद रखना है यहाँ पे। तुम ये सब याद करके बैठे हो और तुमको ये कोई दिखाया ही नहीं कि यहीं पे ये चीज नहीं था, तो फिर तो तुम एग्जाम में आएगा तो तुम एज्यूम कर लोगे कि अरे मैं नहीं पढ़ा हूँ, शायद होता होगा। लेकिन देख लो यहाँ पे ये है ही नहीं। प्रिवेंशन क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल एक्ट 1970 का एक्ट किससे पावर ले रहा है? कौन? एनिमल वेलफेयर बोर्ड। यहाँ पे क्या देखे? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर चाइल्ड लाइफ वार्डन, ये सब बन रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है। ये बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीएम इसको हेड कर रहे हैं। ये डिसाइड क्या कर रहा है कि कोई भी बाउंड्री अल्टरेशन ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विदाउट नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कोई भी बाउंड्रीज को चेंज करना इसके परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं पे एक शायद में क्वेश्चन देखा था जहाँ पे बात हुआ था कि क्या मैंने बाउंड्री वगैरह चेंज करने के लिए लेजिस्लेशन जरूरी है क्या? तो हाँ, लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, लेजिस्लेशन होता है। कहाँ पे? अगर कोई नेशनल पार्क का बाउंड्री वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ेगा। तुम ऐसे नोटिफिकेशन देके चेंज कर दिए, उसका तुमको उसको लेजिस्लेशन में ये लाना पड़ेगा कि हाँ भैया फलाना जगह का ये में इतना बाउंड्री का चेंजेस किया गया है, इस कारण से किया गया है, वो लेजिस्लेशन में लाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। डब्ल्यूपी एक्ट को में कुछ ऐसा चेंजेस ला के तुमको बताना पड़ेगा कि ये नेशनल पार्क का हम लोग इतना चेंज कर दिए हैं, ठीक। क्वेश्चन कहीं देखा था टेस्ट सीरीज वगैरह में या फिर कहाँ देखा मुझे याद नहीं, लेकिन लेजिस्लेशन होता है। अब आ गए वही जो बता रहा था कि साइटिस को ध्यान देना। साइटिस को ध्यान देना क्यों इंपॉर्टेंट है? डब्ल्यूपीए 2021 अमेंडमेंट हुआ, 21 अमेंडमेंट हुआ। अब डब्ल्यूपीए का काम क्या था? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए इंटरनेशनल बॉडी कौन सा है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन का बात करता है? साइटिस, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड करके है, ठीक, उसको वो देखता है साइटिस। अब इसको इंडिया रेटिफाई किया था, बोला था कि मैं इस चीज का बात मानूंगा। अब इंडिया इसको रेटिफाई किया था तो इसको इम्प्लीमेंट तो कराना इंडिया का ड्यूटी है। तो इंडिया रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइटिस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इंडिया क्या बोला कि ठीक है हम लोग तो कसम खाए हैं कि इसको करेंगे इम्प्लीमेंट। तो इंडिया वो चीज 2021 में इम्प्लीमेंट कराया, क्या बोल के कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा वो दो अथॉरिटी बनाएगा, मैनेजमेंट का और साइंटिफिक अथॉरिटी का। इसके अंदर में क्या है? तुम अगर यूपीएससी में बैठने जा रहे हो तो देख लेना एक बार, इतना डिटेल में तो यूपीएससी का ये नहीं है, डोमेन नहीं है। वो वही अथॉरिटी बनाया जो देखेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। पर्सन एंगेज मस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एमए मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो और क्या साइंटिफिक अथॉरिटी क्या करेगा कि ले जाने से लाने और ले जाने से कुछ मैंने क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको देखेगा। तो ये कौन कर रहा है? क्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है कोई ऐसा दो बॉडी, ठीक। अब ये आ रहा है सब अमेंडमेंट में, जो डब्ल्यूपी एक्ट को जो अमेंड किए हैं। है कब का एक्ट? ये 1972, डेट याद रखना। साइटिस दो बॉडी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी, और क्या रिलेटेड टू डब्ल्यूपीए 1972। रिलेटेड टू डब्ल्यूपीए 1972 शेड्यूल। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से चला रहा था, हम लोग जो स्टैटिक पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि 6 शेड्यूल है। क्या ये एलिफेंट शेड्यूल 1 में आता है, टाइगर 1 में आता है, लायन 1 में आता है, ये पढ़ते थे, जिसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन था। शेड्यूल 1-2 में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन था, शेड्यूल 3-4 में प्रोटेक्शन था, बट एनिमल आर नॉट इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। कैसा वैसा एनिमल रखते थे, प्रोटेक्शन तो यहाँ भी था, लेकिन जो एक्सटिंक्शन में नहीं है उसको यहाँ रखते थे 3-4 में। 5 में रखते थे वर्मिन एनिमल। अब वर्मिन एनिमल का डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वर्मिन एनिमल यहाँ पे निकाल दिया गया है। वर्मिन एनिमल हु कैन बी हंटेड विथ प्रायर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे कोई जानवर ज्यादा मैंने उग्र हो गया है, ज्यादा मैंने डेंजर हो गया है। नीलगाय इन बिहार मैंने एक जानवर है, ठीक है, मैंने हैवी हट्टा कट्टा है गाय, मैंने इसके जैसा दिखता है, गर्दन थोड़ा लंबा रहता है उसका, देख लेना नीलगाय कैसा दिखता है। वो क्या कर रहा था? फसल खराब कर रहा था और आदमी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में वो ज्यादा ये इंटरफेयर कर रहा था। तो इसको उस केस में वर्मिन एनिमल ट्रीट करके उसको उड़ाने का ये दे दिया जाता है परमिशन, उड़ा दो इसको। मंकी इन शिमला, ठीक है। मंकी भी मैंने वैसा, बाकी रेशस मंकी जो देखते हो ना काला, जिसका फेस ब्लैक रहता है वो वाला नहीं, जिसका फेस ह्यूमन जैसा दिखता है, थोड़ा ब्राउन रहता है, रेड रहता है, वैसा वाला मंकी शिमला में। और अभी तुम लोग जो भी गए होगे वृंदावन वगैरह, तो वहां पे देखोगे मंकी वहां बहुत परेशान करता है, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा भक्ति वाला लैंड है बोल के वहां पे मंकी को हटाने का कोई ऐसा बात नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी वहां पे वर्मिन टाइप में ट्रीट किया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है लोकल को, टूरिस्ट को वहां पे। और आके तुम्हारा फोन वगैरह, तुम्हारा जो भी तुम्हारे हाथ में रहेगा छीन के ले जाएगा, वो इतना ज्यादा परेशानी होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है। तो उस कंडीशन में वर्मिन एनिमल जैसा ट्रीट करके उसको उड़ाने का परमिशन कौन दे देगा? वार्डन। था ऐसा प्रोविजन, कहाँ पे?
कि वार्डन दे देगा परमिशन तो उड़ा देगा, लेकिन ये वाला पावर अब खींच के वार्डन से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया है कि कौन नोटिफाई करेगा। नाउ वर्मिन एनिमल विल बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले कौन वर्मिन एनिमल डिक्लेयर कर पाता था? चीफ वार्डन। चीफ वार्डन बोल दिया कि भैया ये जानवर अब हाथ से बाहर जा रहा है, उड़ा दो, तो उड़ा देता था। छठा जो था कल्टीवेशन ऑफ प्लांट लाइफ, तो 6 शेड्यूल था। 6 शेड्यूल जो था स्टैटिक, उसको क्या किया ये एक्ट अमेंड करके, कौन सा एक्ट? WPA 1920 सॉरी WPA 2021 अमेंडमेंट। क्या किया? चेंज करके 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो चेंज हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ये क्या किया कि पहला जो 2 था उसको 1 में कर दिया कि एनिमल विथ हाईएस्ट प्रोटेक्शन। ठीक, फिर जो 3 और 4 था उसको फिर 2 में कर दिया, बोला कि एनिमल विथ लोअर प्रोटेक्शन। समझ गए? कौन सा एनिमल है वो भी मत जानो, बस इतना जानो कि जो भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन वाले थे वो एस में डाल दिया, और जो थोड़ा प्रोटेक्शन में थे लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे थे उसको 2 में डाल दिया। और क्या किया, वर्मिन वाला चीज को यहाँ से हटा के, सॉरी 5 से हटा दिया वर्मिन वाला, S3 में डाला प्लांट स्पेसीज। प्लांट स्पेसीज जो यहाँ 5 छठे में था, और 4 में क्या डाला? जो एनिमल साइटिस में मेंशन है उन एनिमल को प्रोटेक्शन देगा। कौन कौन? WPA एक्ट S4 में जो एनिमल है। ठीक, अब ये 4 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, 4 शेड्यूल है। इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन, लोएस्ट प्रोटेक्शन, मतलब लोअर प्रोटेक्शन वाले एनिमल, इसमें प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें लिस्ट जो एनिमल साइटिस में मेंशन है, जो भी मैंने इंटरनेशनली कोई एनिमल मेंशन है साइटिस के अपेंडिक्स 1, 2, 3 में, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देगा। अब वर्मिन वाला बता दिया कि पहले चीफ वार्डन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ये में था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया है कि उस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना है कि नहीं। ठीक, ये कब हुआ है? 2021 में हुआ है। तो एक बोलोगे करंट अफेयर है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये स्टैटिक है। ये ठीक है, स्टैटिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर क्या होता है ना कि अभी 3 महीना पहले हुआ है, जाना था तुम्हें, तुम जान लिए, हो गया। लेकिन ये स्टैटिक है, ये बहुत बड़ा चेंज है, और तुमको पता होना चाहिए कि किसको इंप्लीमेंट कराने के लिए WPA एक्ट लाया गया था, साइटिस को इंप्लीमेंट कराने के लिए, किस चीज के बारे में है, शेड्यूल वगैरह चेंज किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बताया था जब मैं यहाँ पे दिखाया WPA कि चाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, और किसके प्लान पे काम कर रहा है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही चीज है कि तुमको कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना, आईएएस ऑफिसर की तरह ही ट्रीट करो इसको। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेस्ट सर्विस वाले भी तो सेंट्रल ही गवर्नमेंट उसको ये कर रहा है ना, मैंने सॉरी सेंट्रली वो ये हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वर्क ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान। ठीक, इन शेड्यूल एरिया जो होता है और शेड्यूल एरिया या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट जहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है, उस एरिया में ग्राम सभा विल ऑल्सो बी कंसल्टेड। किस केस में? WPA वाले केस में। ठीक, इनको भी मैंने पूछा जाएगा शेड्यूल एरिया में और फॉरेस्ट राइट एक्ट जहां पे लग रहा है, जिस भी एक्ट में लग रहा है, वहां पे ग्राम सभा को कंसल्ट किया जाएगा। ये एक्ट में बोला गया, एक्ट में WPA एक्ट में क्या बोला गया, अमेंडमेंट जो हुआ, बोला कि कुछ भी एनिमल को अगर इधर उधर को कुछ करना है, शेड्यूल एरिया वाले जो एरिया के लोग हैं उनको, या फिर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है वहां का ग्राम सभा को पूछा जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। और क्या बोला कि एलिफेंट जो है, हाँ ये फैक्ट याद रखना, ये यूपीएससी के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिफेंट एक्सेप्टेड अंडर सम एक्सेप्शन, कि तुम जैसे मान लो कि अभी तुम ऐसा वीडियोस वगैरह देखते होगे कि कोई हाथी पागल हो गया तो पूरा गांव को तबाह कर देने लगता है, जैसे घूमने वाला ही हाथी जिसमें बैठ के सब गांव वाले लोग, कोई मेला हुआ वहां पे एलिफेंट गया और वो बेकाबू हो गया, उसके बाद लगा कार पलट दे रहा है, दुकान तोड़ दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। तो इंडिया में क्या है ना कि एलिफेंट को एज ए मैंने पूजा वगैरह में यूज होते हैं, वर्शिप वगैरह में यूज होते हैं, तो उस केस में एग्जेम्पशन दिया है एलिफेंट को कि कौन ये करेगा, वो एग्जेम्पशन मिला है उसको। कंजर्वेशन रिजर्व कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला फैक्ट यूपीएससी के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले क्या था, नीचे में देखेंगे ये कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बोला ना यहाँ पे, कि कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व WPA से पावर ले रहा है, किसके साथ? एंड नेशनल पावर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ ये दोनों भी WPA का ही से पावर ले रहा है। इसमें क्या बोला कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पहले कैन ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही खाली डिक्लेयर करता था ये सब। ठीक है, क्योंकि लैंड जो है बाय डिफॉल्ट किसका लिस्ट में आता है? स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो उस लैंड को कैसे यूज करना है, किसके हाथ में पावर रहेगा? स्टेट का। लेकिन अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि जो कंजर्वेशन डिक्लेयर करने का बात आएगा तो मैं भी कर सकता हूँ बोल के कंजर्वेशन रिजर्व। इससे पहले नेशनल पार्क करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल पार्क अभी भी करता है, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व के लिए 2021 में अपने आप को चेंज करके
बोला कि पावर मेरे पास भी है। ठीक, तो ये पहला एक्ट हम लोग देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहला एक्ट 19 प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है। बोला ये 3 एक्ट मेंस में पूछने का हाईली हाईली प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से पढ़ रहोगे और प्रीलिम्स में तो पूछता ही है। यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा हर एक साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही रहता है वहां से। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1922 ब्रिटिशर्स का टाइम का है। ब्रिटिशर्स बनाया था, किस लिए बनाया था? ताकि एक्सप्लोइट कर सके जंगल को अच्छे से अपने सुविधा के हिसाब से। तो 3 कैटेगरी में बांटा। बोला रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। की सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो ना, कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था। ठीक है, जो भी काम का चीज निकलेगा ब्रिटिशर्स को रिजर्व फॉरेस्ट कर देगा और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को ये कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा और अपने आप एक्सप्लोइट करते रहेगा। तो ये ब्रिटिशर अपने फायदे के लिए बनाए थे ये। ठीक, वहां पे ऑल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। कुछ अगर बोला नहीं गया तब तक वहां पे हर चीज बंद मना है रिजर्व फॉरेस्ट में। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज क्या बोला? विच आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व फॉरेस्ट, जो इसमें नहीं है, ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड एरियाज बोलेंगे। यहाँ पे परमिटेड है सब कुछ, कुछ चीज अगर अनलेस की उसको हम लोग प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं कुछ चीज। तो 3 कैटेगरी में बांटा, RPV। ठीक, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी विलेज कम्युनिटी। कोई भी मैंने विलेज को मैंने साइन कर सकता है विलेज प्रोटेक्टेड एरिया, VPA, विलेज प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन एनी विलेज कम्युनिटी। तो ये चीज था कि 3 कैटेगरी में बांटा। कौन? स्टेट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बांटा। और क्या बोला कि 2017 में इसी को अमेंड किया, एग्जेम्प्टेड बैम्बू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री एंड कैन बी यूज्ड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब ये यूपीएससी 2019 में पूछा ये। ठीक है, बैम्बू वाला 2019 में पूछा ये, 2017 में अमेंड किया था। इसलिए कहता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट अगर पीछे भी हुआ है ना और बहुत ड्रास्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए या कम्युनिटी के लिए, तो वो पूछ लेता है। अब ये किसके लिए था? माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या था? कि ताकि इसको ट्राइबल्स यूज कर सके अपने लाइवलीहुड के लिए, बस बेसिक पर्पज वही था। अब इसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया ट्री का डेफिनेशन से, जिसको किसी किसी जगह पे माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के MFP के लिए इसको यूज किया जा सकता है। कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी एरिया में यूज किया जा सकता है फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट एरिया ओनली। जो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, जैसे कि मान लो कुछ एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, कुछ नॉन फॉरेस्ट होते हैं, तो प्राइवेटली कोई लैंड ऑन है, वहां पे कल्टीवेट किया बम्बू, उसको तुम यूज करो अपने माइनर MFP प्रोडक्ट की तरह यूज करो तुम। उसके लिए ट्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। नहीं तो आज भी ट्री को काटने का, फॉरेस्ट एरिया से ट्री काटने का आज भी ये लगता है। फॉरेस्ट तुमको जो फॉरेस्ट रेंजर है देख लिया, तुम पे कौन सा धारा लगेगा, तुम जेल से नहीं निकल पाओगे। लेकिन सब खा पी के काम हो रहा है और क्या। देखे 2 एक्ट देख लिए, छोटा एक्ट था ये, उतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं था। बस यहाँ से खाली 3 चीज निकालो, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किससे पावर ले रहा है? यहाँ से ले रहा है, फॉरेस्ट 1927। ठीक है, अंग्रेज अपने फायदे के लिए बनाए थे, तो इस हिसाब से बता दिए कि ये फॉरेस्ट में तुमको घुसना मना है, इसमें तुम सब कुछ करो, लेकिन हम लोग अगर मना कर दिए तो फिर बंद कर देना। और ये है कि विलेज वाला है कि विलेज में है स्टेट गवर्नमेंट असाइन एनी विलेज कम्युनिटी। ठीक, तो ये 3 था, तीनों को ध्यान रखना। बाकी अब आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये क्या कर रहा है कि जितना भी लॉ था फॉरेस्ट के ऊपर उसको कंसोलिडेट करना है, इसलिए ये एक्ट लाया गया कि फॉरेस्ट के ऊपर ये भी है, वो भी है, दुनिया भर का एक अलग अलग ये में स्टेट में अलग अलग का चीज चल रहा है। तो बोला कि सबको कंसोलिडेट कर देते हैं और एक जगह ले आएंगे। ठीक है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर फॉर डाइवर्जन, कि कोई भी जंगल को फॉरेस्ट को इधर उधर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ही होगा ये, कि तुम ऐसा नहीं कर। स्टेट गवर्नमेंट अपना मन से नहीं बोल देगा कि मेरे को यहाँ पे प्लांट खड़ा करना है तो मैं जंगल को हटा रहा हूँ और चले गया मैं हटा के और प्लांट को दे दिया परमिशन। इसलिए लाया गया कि प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अगर यूज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। डिस्पाइट की लैंड जो है स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट में है, ये पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा हमसे। ठीक है, अब इसमें 4 टाइप का फॉरेस्ट लाया गया, वहां पे 3 था, यहाँ पे एक प्राइवेट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। विलेज, प्रोटेक्टेड, रिजर्व, ये 3 था। अब यहाँ पे लाया गया प्राइवेट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ये चीज ध्यान रखना कि ये प्राइवेट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। एक केस हुआ, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया तुम्हारा जो डेफिनेशन है, जो कौन सा प्राइवेट फॉरेस्ट है, कहाँ पे काटना है नहीं काटना, वो सब मुझे पता नहीं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मस्ट अप्लाई टू ऑल फॉरेस्ट। मतलब ऐसा मत बोलना कि तुमको यहाँ प्रोटेक्ट करना है, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं करना है। कोई भी फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है तो कंजर्व करना है, तुम इफ एंड बट मत लगाओ। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप, कि सरकार का है कि प्राइवेट प्लेयर का है, किसका है, वो मत गिना। कौन बोला? TN गोदावरी केस। ये केस क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कुछ एग्जाम में ये
एज ए केस दे चुका है। तो उड़ीसा का ही कुछ जो वनडे एग्जाम होता है वहां पे पूछा था टीएम गोदावरम केस के बारे में। ठीक, कंसिडर डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। वो कहा कि जो फॉरेस्ट डिक्शनरी डेफिनेशन है, डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, तो वो कोई भी जगह जहाँ पे कुछ पेड़ पौधा होगा, इतना परसेंट होगा, उतना परसेंट होगा, तो वो तुम्हारा वो फॉरेस्ट है। और तुम इफ एंड बट मत करने लग जाना कि हाँ ये प्राइवेट प्लेयर है तो अलाव है, ये फॉरेस्ट प्लेयर है, गवर्नमेंट प्लेयर है तो नहीं अलाव है। ऐसा नहीं है। ये कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला गोदावरम केस में। ऑर्डर फॉर क्रिएशन ऑफ कंपनसेशन, और इसी केस में CAF कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड बोला बनाने के लिए 2002 में बोला। ये बना कब? 2016 में। ये फंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2002 में बोला गवर्नमेंट ऐसा फंड बनाने के लिए, 2016 में ये एक्ट आया, एक्ट 2016 में आया, फंड बन गया था, फंड बन गया था, ठीक है, फंड बन गया था उस समय से, लेकिन एक्ट एज एक्ट के थ्रू से इसको बैकिंग मिला 2016 में। और बात क्या हुआ, ऐसा फंड बनाया गया कि तुम पेड़ काट रहे हो, पेड़ काट के तुम बोल रहे हो कि भैया मैंने लगाएंगे नहीं, चाहे फिर कुछ ऑब्लिगेशन नहीं ले रहे हो अपने ऊपर, तो कोर्ट बोला कि तुम ऐसा फंड बना दो, तुम अगर जरूरी है, ज्यादा जरूरी है तो काटो, और उसी हिसाब से तुम उसको पैसे को यूज करो कहीं और पेड़ लगा देने में। ठीक, तो 10:90 सॉरी 1:9 रेशियो में बोला कि फंड शेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट 10% रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट 90% रखेगा उस फंड शेयर का। अंडर पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया पॉलिटी का है, देख लेना। पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, हमने पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में जाएगा 10% इसका वाला, और पब्लिक फंड ऑफ स्टेट जो है वो जाएगा, 3 टाइप का फंड होता है, कंसुलेट फंड, ठीक है, कंसुलेट फंड, कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक फंड, तो उसमें जाएगा ये पैसा बोल के बोला। ठीक है, होगा क्या ये पैसे का, उस पैसे को यूज करेंगे और कहीं प्लांटेशन करने में। कॉम्पनसेटरी फंड एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में लाया गया, और ये फंड को ये किया गया और पावर दिया गया इसको, फंड को। ठीक, क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, सॉरी यूपीएससी पूछा है। अब ये एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीए पूछ चुका है ना पिछले साल मेंस में, इस साल, ठीक है, ईपीए 1986 पूछ चुका है, 1986 पूछ चुका है, इस बार मुझे लग रहा है कि ये पूछ लेगा पेपर 3 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट पेपर 3 में पूछेगा, और नहीं तो वनरेबल सेक्शन में, माइनॉरिटी राइट्स एक्ट में, वनरेबल सेक्शन जो पेपर 2 है टॉपिक, वहां पे पूछ सकता है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट अक्रॉस द इंडिया, माने जो भी डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट थे वो देने के लिए ये एक्ट लाया गया। किसको? जो भी जंगल में रह रहे थे उनके लिए। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इंप्लीमेंट कर रहा है। एप्लीकेबल और किसके ऊपर एप्लीकेबल है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो भी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए है। उनको होना क्या पड़ेगा? वो पहले तो एसटी होने चाहिए, वो रिसाइड इन फॉरेस्ट प्रायर, मतलब 2005 से पहले तक जंगल में रह रहे हो, उनका कंडीशन दिया गया। तुमको ये याद रखना, कंडीशन तुमको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ये याद रख लेना कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो एसटी है उनको मैंने दिसंबर से पहले उनको रहना पड़ेगा जंगल में, तभी उनको देखो एसटी तो कहीं भी मिलेंगे ना। अब एसटी में तुम टायर 2 टायर 3 सिटी में भी एसटी पा जाओगे, ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे कि मेरा उस फलाना जंगल में मेरा अपना राइट्स चाहिए, तो कैसे दे देगा उनको? तो कह रहा है कि उनको तो पहला बात कि एसटी होना पड़ेगा अगर ये वाला राइट्स चाहिए उनको, और दिसंबर 2005 से पहले तक उनको जंगल में रहने का ये है, मैंने रह रहे होंगे तभी उनको मिलेगा। क्योंकि एक्ट 2006 में लाया, इसलिए डेट रखा कि 2005 से पहले जो भी रह रहे हैं उनको ये राइट्स दे दिया जाएगा। कौन सा राइट्स? फॉरेस्ट ड्वेलिंग, मैंने ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो भी पावर रहेगा। और क्या बोला? कुछ और भी जो ड्वेलर्स हैं, जो एसटी नहीं है लेकिन ड्वेलर्स हैं, जंगल में ही रह रहे हैं, बिन रिसाइडिंग इन सच फॉरेस्ट फॉर जनरेशन। तो जनरेशन में कैसा जनरेशन? उनको बोला कि कम से कम 3 जनरेशन रहे होंगे, मतलब 75 साल, कम से कम 75 साल से वहां पे रह रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट लाइवलीहुड। और तो क्या, रह तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब खाली रह रहे हैं वो डॉलर और जाके कमाए दिल्ली मुंबई में फिर जंगल में आके रह रहे हैं, वैसा नहीं। उनको डिपेंडेंट है वो लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे ही। 2 कंडीशन अप्लाई किया। तो और क्या है कि पीवीटीजी ये मैंने सबसे वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता है इनको, ठीक है, बहुत वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये, तो उनको भी दिया गया राइट्स। ये तीनों को राइट्स दिया गया। कौन? एक एसटी जो जंगल में रह रहा है, एक वो जो जंगल में रह रहा है लेकिन एसटी नहीं है, और एक वो जो सबसे वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप है, उनको तीनों को दिया गया। तीनों का कंडीशन अपना अपना डाला गया कि तुम ऐसे से ऐसे हो तो ठीक है, तुमको मिलेगा ये राइट्स। अब ये राइट्स किसके बारे में बात कर रहा था कि टू कंजर्व एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, टू कंजर्व एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट रिसोर्स को। और क्या करना है? टू प्रोटेक्ट आईपीआर, जो भी मैंने तुम एक्सोटिक चीज कुछ भी चीज पा रहे हो, और नॉलेज जो है आईपीआर नॉलेज ट्रेडिशन है जो ट्रेडिशनली लोग लेते आ रहे हैं कि हाँ भैया ये लगा देने से, जड़ी बूटी लगा देने से ये ठीक हो जा रहा है, वो ठीक हो जा रहा है, ठीक है, खाने में स्पेशल मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो वो सबको हम लोग को ये करना है, प्रोटेक्ट करना है। और क्या बोला कि ग्राम सभा डेडिकेटेड एज, अब ये क्या पढ़ रहे हैं,
फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में क्या क्या डाला गया कि हमें कंजर्व करना है मैंने कम्युनिटी को फॉरेस्ट रिसर्च के थ्रू, ठीक है। और क्या, ग्राम सभा को पावर दे दिया अथॉरिटी फॉर सॉरी ग्राम सभा डेजिग्नेटेड एज अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट। अब इनको राइट्स देगा कौन, ग्राम सभा के पावर दे दिया कि भैया ग्राम सभा से तुम कंफर्म करो और उसके बाद मेरे पास आना कागज लेके कि तुमको मैं दे दूंगा राइट्स, ठीक है। कैन बी अपील्ड एट कोर्ट, अगर ग्राम सभा मना कर दिया तो अपील में कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, अपना कोर्ट में जाके प्रूफ कर पाया कि मैं ग्राम सभा मुझे गलती से बाहर कर दिया। होता है ना कि पूरा गांव मिलके किसी को गांव निकाला कर दिए, तो उस केस में वो उसको राइट्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास तो ह्यूमन राइट्स है ना, तो उस केस में वो जा सकता है कोर्ट में अपील करने के लिए कि मेरे को गलत तरीके से ग्राम सभा लोग बाहर कर दिए, राइट्स नहीं देने दिए। तो पहला पहला राइट्स इसके पास है, ग्राम सभा ही डिसाइड करेगा। अब ये सब जो पावर है ना ग्राम सभा का, ये सब तुम डिसेंट्रलाइज पावर में लिखोगे आंसर पेपर 2 में, तो वहां पे तुम लिख सकते हो इसके एग्जांपल कि कैसे एफआरए एक्ट ग्राम सभा को पावर कर रहा है, empower कर रहा है। इट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ ऑनरशिप एसेस, इसको मैंने जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको ऑनरशिप राइट दे रहा है फर्स्ट टाइम अंडर एफआरए। इससे पहले राइट्स नहीं था इनके पास, कुछ भी काटते थे पुलिस पकड़ के ले जाता था, जब पेड़ काटे पौधा कुछ भी काटे पुलिस पकड़ के ले गया और भर दिया उनको जेल में, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सीन है, ठीक है। तो ये राइट्स दिया गया कि भैया तुम्हारा जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बता दिया गया था कि तुम्हारा ये तुम्हारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तुम इसको तुम तोड़ सकते हो, खा सकते हो, बेच सकते हो, ठीक। अब तेंदू लिप्स वगैरह उड़ीसा में बहुत मैंने ट्राइबल्स लोग यूज करते हैं, ठीक है। बीड़ी पत्ता जो होता है उसको तेंदू लिप्स को शायद बीड़ी पत्ता बना के ये करते हैं, बीड़ी वगैरह बनाते हैं। तो वो चीज उसको पहले क्या होता था कि उसको कलेक्शन करता था, पुलिस उठा के ले जाता था उसको, ठीक है। तो ये चीज बोला गया कि ये तुम्हारा राइट्स है उनका, जो जंगल में रह रहे हैं वो उनको यूज कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, पहली बार राइट्स दिया गया इसमें। राइट्स इज हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल। अब ये क्वेश्चन के ऊपर यूपीएससी 2022 में पूछा था, कौन सा शेड्यूल में, मैंने प्रॉपर्टी क्या, मैंने ऐसा कुछ पूछा था कि कहाँ कौन सा शेड्यूल के ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी को ये नहीं किया जा सकता। तो वहां पे क्या है, जो भी राइट्स मिलता है ना ट्राइबल्स को, ठीक है, वो हेरिटेबल है कि उसका बेटा यूज कर पाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, किसी को बेच नहीं पाएगा वो। जैसे मान लो कि कोई ट्राइबल है एसटी ए, उसको मिला, अब उसका बेटा बी है, ठीक है, और उसका बेटा को लगा कि मुझे बेच मैंने जमीन मुझे नहीं चाहिए, मुझे शहर जाना है, तो वो बेच के नहीं जा सकता, वो उसका बेटा जो सी है उसको ही जाएगा ये। अगर उसको नहीं दिया तो फिर रह गया अपना, गवर्नमेंट अपना ले लेगा, या फिर गवर्नमेंट अपना जो भी रेवेन्यू ऑफिसर वो जाके काउंट कर लेगा कि भैया इसका कोई क्लेमेंट नहीं है, अब ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक। तो कह रहा है कि ये हेरिटेबल है कि तुम पूर्वज से तुम अपना ला रहे हो तो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन वो तुम बेच नहीं सकते हो, नॉट ट्रांसफरेबल। राइट्स इज हेरिटेबल बट नॉट, कौन सा राइट्स, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब फॉरेस्ट अभी तक खाली फीचर्स देख रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या क्या था, क्या क्या है, क्या राइट्स दिया है वो नीचे में देखेंगे, ये 4 टाइप का राइट्स, ठीक, ये सब राइट्स है। अब ऑप्शंस कैसे बनते हैं, तुम 2019 से क्वेश्चन उठा के देखना, ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ रहा है क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा बीइंग अ ट्राइबल स्टेट, तुमको थोड़ा शेड्यूल एरियाज में भी आता है उड़ीसा, तो वो 10 स्टेट में आता है उड़ीसा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीवीटीजी में सबसे हाईएस्ट उड़ीसा में ही आते हैं पीवीटीजी 13, ठीक है। तो ये राइट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट्स इज हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल, राइट रिकॉग्नाइज्ड इवन इनसाइड टिक 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 ठीक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ पे राइट्स इनको रिकॉग्नाइज है, मैंने नेशनल पार्क के अंदर में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया। बट क्या, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अंडर एफआरए 2006 एरिया अंडर इसमें विच आर केप्ट एज इनवाल्युएबल, कि कोई एक्ट मैंने ये लाया गया एफआरए में कि ये एक एरिया क्रिएट कर दिया गया एफआरए में कि ये एरिया में उनको नहीं है कुछ भी अलाउ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मैंने कुछ देखो नेशनल पार्क है उसमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बना दिया गया, और बोला कि एफआरए एक्ट के थ्रू से इसको हम लोग यहाँ पे बस अलाउ नहीं करेंगे, बाकी इनसाइड नेशनल पार्क इनको अलाउ है कुछ भी ये करने का, ठीक है। कौन इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। राइट्स रिकॉग्नाइज्ड इवन इनसाइड, लेकिन कंडीशन क्या दिया, इनसाइड है लेकिन कुछ एक एरिया मार्क कर दिया कि इस एरिया में इनको अलाउ नहीं है, बाकी ये सारा एरिया लोग यूज कर सकते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कौन से एक्ट में दिया बात, ये एफआरए 2006 में, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये तुम डब्ल्यूपीए से रिलेट मत कर लेना क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, डब्ल्यूपीए क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ध्यान रखना कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो एफआरए एक्ट में मेंशन किया गया, और ये बोला गया कि इनको राइट्स तो है सारा जगह यूज करने का, लेकिन इस एरिया में नहीं घुस सकते। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क कुछ एरिया को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया गया, और एफआरए एक्ट में मेंशन किया गया कि ये एरिया में नहीं जा सकते, बाकी सारा एरिया यूज कर सकते। सॉरी, अब ये देखे फीचर्स, एफआरए एक्ट का फीचर्स देख रहे हैं अभी, फीचर्स है ये,
फीचर्स है। लेकिन अब ठीक है, हर जगह तो बोल रहे हैं कि ये राइट्स है वो राइट्स है, लेकिन कौन सा राइट्स है, क्या देना है? लैंड टाइटल मिलेगा इनको, कि इनको अगर मिल गया राइट्स तो इनको बोलेगा कि ये फलाना लैंड इस आदमी के नाम पे दर्ज हो चुका है। यूज राइट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, कि तुमको अब कोई पुलिस पकड़ के नहीं उठा के ले जाएगा, तुम माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस, एक सेकंड, एमएफपी जो है वो तुम कलेक्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, खा सकते हो, जो भी है तुम्हारा राइट्स है वो। ठीक। रिलीफ एंड डेवलपमेंट क्या है कि ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी रिलीफ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो रिमूवल फ्रॉम क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कंसेंट ऑफ ग्राम सभा रिक्वायर्ड। मान लो कि जैसे पहले क्या था कि अचानक से गवर्नमेंट कोई क्या करता था कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, उठा के कहीं और रख दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया ट्राइबल्स को। अब उनके लिए तो सारा उनका गांव ही था, उनका जिंदगी था वो जंगल। अब उनको उठा के कोई और जंगल में रख दिया जिसके बारे में उसको आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा पेड़ है, क्या चीज का पेड़ है, कौन सा एनवायरमेंट में है। तो रिलीफ एंड डेवलपमेंट में भी उनको राइट्स दिया गया कि भैया तुमको ऐसा अचानक नहीं हटा देगा, वो राइट्स है तुम्हारा, तुम उसके लिए तुम जाओ कोर्ट कचहरी कर दो, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा राइट्स। तो उसके लिए क्या पावर दिया गया रिलीफ और डेवलपमेंट के लिए, कि ग्राम सभा जो है वो डिसाइड करेगा, कंसेंट ग्राम सभा का जरूरी है उसको हटाने के लिए। यहाँ से देखिए नेशनल पार्क में भी इन लोगों को अलाउ था, नेशनल पार्क अलाउ था, वहां पे बोला कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उससे भी निकालने के लिए ग्राम सभा का परमिशन चाहिए। अगर ग्राम सभा बोल दिया कि हाँ भाई ये ऐसा ग्रुप है जो नहीं रह सकता इसके बिना, तो वहां पे इसका कंसेंट लेना जरूरी है ग्राम सभा का। सिमिलर डाइवर्जन फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट ग्राम सभा रिकमेंडेशन नीडेड। यहाँ पे कंसेंट बोल रहा है, यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए कि तुम क्या रिकमेंड कर रहे हो, हाँ बोलो ना बोलो हम तो कर ही लेंगे, बस रिकमेंड कर दो। ठीक है। तो रिलीफ एंड डेवलपमेंट के लिए बोला गया कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से निकालने के लिए भी ग्राम सभा को पावर दिया गया है कि वो अपना कंसेंट जाहिर करे। और वैसे ही डाइवर्जन करना है फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में, तो वहां पे भी ग्राम सभा से पूछेगा कि भैया फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट कर दें क्या, तो बोलेगा कि हाँ। ग्राम सभा कौन है? ग्रुप ऑफ विलेजर्स, ठीक है, विलेज में रह रहे हैं जो लोग, ग्रुप ऑफ विलेजर्स जिनका वोटिंग में एनरोलमेंट हो चुका है, मैंने नाम लिखा हुआ है, जो लोग वोट देगा वही लोग मिलकर लोग हाँ या ना बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉपर जो बोलते हैं ना, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, तो वही ग्राम सभा ही सबसे डिसेंट्रलाइज पावर है। ठीक, ये राइट्स था, ये चारों राइट्स था, जमीन, जंगल का कोई भी फ्रूट्स, वो लोग का रिलीफ, डेवलपमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, कि फॉरेस्ट को कैसे वो लोग मैनेज करना है, वो उन लोग के पास राइट्स है। ठीक है। एडिशनली पीवीटीजीज आर गिवन। अब पीवीटीजी भी यहाँ देखें हम लोग कि पीवीटीजी भी है कोई ग्रुप जिसको मिल रहा है राइट्स, तो पीवीटीजी के लिए स्पेशल राइट्स क्या दिया गया कि गिवन हैबिटेट राइट बाय मोटा, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, उनको भी पीवीटीजी को भी, जैसे यहाँ पे इनको लैंड राइट्स दिया गया, इनको प्रॉपर हैबिटेट राइट, क्योंकि इनके लिए लैंड कुछ मायने नहीं रखता, ये बस बोलते हैं कि ये फलाना एरिया इतना से इतना मेरा, तो मतलब ये लोग एरिया में इनका चलती है, और ये इतना नहीं देखेंगे कि पेपर वर्क लेके नहीं घूमेंगे कि मैं राइट दिखा रहा हूँ ऐसा वैसा। इनको है कि हैबिटेट राइट मिल गया कि इतना पीवीटीजी यहाँ पे इस एरिया में रह रहे हैं, तो हर एक पीवीटीजी में लोगों का क्या होता है, कम्युनिटी कल्चर रहता है लोग में, कि प्रॉपर ये लोग कोई इस तरह का मैंने लैंड राइट्स लेके नहीं घूमेंगे, लोग हैबिटेट राइट्स है, वहां पे लोग अपना रहेंगे आराम से। जो भी कहते, तो एक न्यूज में था उसी समय कि बायगास जो है वो पहला पीवीटीजीज है जिनको हैबिटेट राइट दिया गया है, पहले का है, बस याद रखना, कोई बायगास पीवीटीजीज है उनको फर्स्ट पीवीटीजीज जिनको हैबिटेट राइट मिला है। अब पीवीटीजीज इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के लिए पढ़ रहे हो तो जाना जरूरी है। टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं, 18 स्टेट और एक यूटी में, ये एक यूटी जो है शायद से अंडमान एंड निकोबार है। ठीक। मैक्सिमम पीवीटीजीज इन उड़ीसा 13। होते क्या है पीवीटीजीज, इनका ना जो इनका मैंने किससे क्लासिफाई करके कि हाँ ये पीवीटीजीज हैं और ये एसटी है। तो पीवीटीजीज क्या होते हैं ना कि बहुत ओल्ड टूल्स यूज करते रहते हैं एग्रीकल्चर में, लिटरेसी रेट बहुत कम, ठीक ना, पॉपुलेशन इन लोगों का डिक्रीज होते रहता है, और बस खाली खाने के लिए जिंदा रहते हैं, लोग का सरप्लस अमाउंट बेचना नहीं है, कुछ नहीं, गए आज सुबह उठ के पेड़ से फल तोड़ के खाए, खेती अगर कुछ करना था तो किए हैं, उतना ही किए जितना ये लोग खा सके, मतलब सब्सिस्टेंस उतना ही जितना ये लोग का दिन गुजारा हो जाए, एक एक दिन का सोचते हैं ये लोग। ठीक है, तो बहुत प्रीमेटिव टाइप है, प्रीमेटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनके लिए गवर्नमेंट पिछले साल पीएम जनमन 2023, ठीक, देख लेना ये स्कीम क्या कर रहा है, बेसिक्स इम्यूनिटीज इनको प्रोवाइड करने का बात कर रहा है पीवीटीजीज को। ठीक है, देख लेना। कल्चरल मॉडल ऑफ कंजर्वेशन, कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो ये जो ट्राइबल्स हैं, आप एफआरए देख रहे हैं, तो कुछ प्रीलिम्स का फैक्ट और इम्पोर्टेंट है जो अभी निपटा देंगे, कैसे मैंने
ट्राइबल्स लोग, इंडिया का जो ट्राइब है कैसे कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन में, ये मेंस में दे देगा ना कि ट्राइबल्स कैसे कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब एग्जांपल जो दे दोगे ना तो तुम्हारे कॉपी बस एग्जांपल देख के एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या है विश्नोई ट्राइब? तुम सुने हो विश्नोई, जो अभी लॉरेंस बिश्नोई वगैरह वाला जो सीन सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है, वो उसी ट्राइब से बिलोंग करता है वो। और इसी का जो वहां पे ब्लैक बक मारा था, तो वहां पे एनिमल को बहुत अच्छे, मैंने भगवान, एनिमल और प्लांट को मैंने गॉड जैसा ट्रीट किया था, पूजा किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्राइब प्रोटेक्ट कर रहे हैं ट्री एज ए सेक्रेड एंड प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, ठीक। तो कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन हो गया ट्राइबल्स की तरफ से, ठीक। फिर चेचू ट्राइब आंध्र प्रदेश के जो है वो टाइगर कंजर्वेशन एट नागार्जुना टाइगर रिजर्व, वो लोग टाइगर को रिजर्व करते हैं, चेचू। मैच द फॉलोइंग दे सकता है। मालधारी ट्राइब गुजरात के हैं, चरवाहा बोलते हैं इसको। चरवाहा बोलने का मतलब कि जो गाय वगैरह चराते हैं, बकरी वगैरह खेत में ले जाके गौचर एरिया में, तो उनको मल्लारी ट्राइब है ये। लैंड कंजर्वेशन इन गिर फॉरेस्ट यूज बानी ग्रासलैंड, जो बानी ग्रासलैंड है वहां पे अपना गाय वगैरह लेके घुमाते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखो, इनके पास क्या है, गाय भेड़ बकरी है, ठीक। इसको ये लोग लेके आते हैं और वहां पे खेत में जो गौचर एरिया है वहां पे ये लोग खिलाते हैं, उसका दूध निकाल के फिर खुद भी खाते हैं, और जो अगर बेचना हुआ गांव वगैरह में, शहर वगैरह में जाके तो बेच के भी आते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, लायन कंजर्वेशन कहाँ पे, गिर एरिया, गिर फॉरेस्ट में, ठीक है। तो बानी ग्रासलैंड न्यूज में रहता ही है प्राय। कल करंट अफेयर जो देखे थे, पहला जो सितंबर अगस्त वाला करंट अफेयर वीडियो डाला था यूट्यूब में, वहां पे देखा था बानी ग्रासलैंड क्यों न्यूज में था, क्यों इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, ठीक। निशी ट्राइब हॉर्नबिल इन ये पाके टाइगर रिजर्व जो है, वहां पे निशी ट्राइब पाए जाते हैं वो लोग। हॉर्नबिल को लोग प्रोटेक्ट किया है, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब है। तो ये है तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल्स जो ट्राइबल्स, एग्जांपल ऐसे ले लो कि ये हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। ये भी न्यूज में रह रहा है, विष्णुई ट्राइब, मालधारी ट्राइब न्यूज में रह रहा है। तो करंट अफेयर अगर वहां से नहीं कवर हुआ तो यहाँ से स्टैटिक से कवर हो जाएगा, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये मालधारी ट्राइब, बानी ग्रासलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। बानी ग्रासलैंड न्यूज में था, और वो न्यूज में भी ये भी मालधारी ट्राइब के बारे में भी लिखा था बुकलेट में, करंट अफेयर के बुकलेट में। तो यह लिख दिया ट्राइबल्स के बारे में जब पढ़े FRA, तो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास लिखने के लिए 20 मार्क्स का, लिख देना पूरा ऊपर से नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब छोटा मोटा है, इसको अभी इतना ध्यान मत दो। मिवाकी टेक्निक यूपीएससी पूछा है इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। टेक्निक ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन, कि तुम जहाँ मैंने जगह कम है और तुम बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, तुम पेड़ लगा दे रहे हो, ठीक है। मैंने और अर्बन एरिया में अगर ये कर पेड़ वगैरह लगा रहे हो, छोटा छोटा जगह में पेड़ लगाते जा रहे हो, उसको मिवाकी टेक्निक बोलते हैं। बस यूपीएससी 2022 में पूछा था ये मिवाकी टेक्निक है, बहुत पहले से न्यूज में है ये, ठीक है। जापान का कोई साइंटिस्ट वगैरह था, वो इसको ये किया, डेवलप किया था, ठीक। लेकिन 2022 में पूछ लिया। ऐसा है कि यूपीएससी मैंने डेट देख के पूछता नहीं है वो, कि करंट अफेयर उसके लिए डेट नहीं है, उसके लिए हर चीज स्टैटिक है। वो एज्यूम करता है कि बच्चा पढ़ रहा होगा स्टैटिक के पोर्शन में, और वो पूछ लेता है। लेकिन यूपीएससी ओपीएससी इन चीजों में बेहतर है कि वो एटलीस्ट करंट अफेयर पिछले 3-4 महीने का ही पूछ रहा है भर के, तो एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने का जून से देख लेना, तो काम चल जाएगा। मतलब ऐसा है कि इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नगर वन स्कीम 2020 का है, शहर में पेड़ लगाना है उसके बारे में है। तो ये थोड़ा मोड़ा स्कीम है, उतना ध्यान मत दो। अब आते हैं छठा एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, फुलफिल ऑब्लिगेशन अंडर कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। क्या है, जो हम लोग CBD साइन किए थे, ठीक, यूएन से CBD, तीसरा बाइंडिंग, सेकंड जो बाइंडिंग एग्रीमेंट था मैं बता रहा था मैं, तो वहां पे क्या था एक, कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया साइन किया है, रेटिफाई किया है, मतलब इंडिया को रेटिफाई किया है। एग्जीक्यूटिव हाँ बोल दिया, मतलब लेजिस्लेशन में एक ला दिया गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। क्या करना है कि वही जो यूएन CBD को फुलफिल करना है, और नागोया प्रोटोकॉल को फुलफिल करना है। नागोया प्रोटोकॉल में क्या था कि बेनिफिट शेयरिंग वाला बात जो हो रहा था, एसएस ऑब्लिगेशन, ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन, इसी में बात हो रहा था ना। तो इन सब चीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट 2002 में एक एक्ट लाया, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें क्या था स्ट्रक्चर, कि एक नेशनल लेवल पे रहेगा अथॉरिटी, एक स्टेट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रहेगा, और एक कमिटी लेवल पे रहेगा, और डिसेंट्रलाइज टाइप में, ठीक रहेगा। अब इसके अंदर में ये बॉडी क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, वो सब कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है। कुछ फैक्ट होगा जो बहुत अंदर डेप्थ में गया तो किसी को नहीं आएगा, और अगर ऊपर ऊपर का पूछा है कि हाँ क्या कितना स्ट्रक्चर है, तो 3 स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उससे थोड़ा डिसेंट्रलाइज लेवल पे, कमिटी लेवल पे बात कर रहा है कि होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, ये स्टेट लेवल पे रहेगा। काम क्या रहेगा, बिफोर अप्लाइंग फॉर IPR इट्स अप्रूवल मैंडेटरी, कि तुम अगर कुछ भी IPR लेना है तुमको किसके बेसिस पे, बायोडाइवर्सिटी का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। उसके बाद तुमको लेना है अप्रूवल, तुमको पहले NBA से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और ओनली फॉर फॉरेन एंटिटी, मतलब जो इंडियन वैद्य हैं,
जो इंडियन आयुर्वेदा का जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग को आईपीआर के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ेगा इससे, सिर्फ किसके लिए, फॉरेनर के लिए, ओनली फॉर फॉरेनर एंटिटी। जहां पे ओनली दे देगा तुम सोचोगे कि खाली ओनली थोड़ी होगा, यहाँ तो इंडियन वाले भी होने चाहिए ना, पूछ के नहीं, यहाँ पे एक्ट में है कि सिर्फ फॉरेन एंटिटी कोई अगर यूज करना चाह रहा है इंडियन आयुर्वेदा, कुछ इंडियन मेडिसिनल प्लांट या कोई एनिमल ऐसा जिसका पार्ट्स जो बहुत मेडिसिनली ये है, तो उस केस में परमिशन लेना पड़ेगा, ओनली फॉर फॉरेन एंटिटी, ये ध्यान रखना। और एक फंड ये दिया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, वो अपने पास रखा है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है जो याद रखना है, बस याद रखना है कि फॉरेन एंटिटी का परमिशन लेना पड़ेगा एनबीए को। फॉरेन एंटिटी परमिशन लेगा एनबीए से किस काम के लिए, कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी का सामान यूज करने के लिए। और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई हेरिटेज साइट। अब यहां से ओपीएससी क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, जो जिसका कट ऑफ गया है 48 जनरल, ओबीसी 42, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। क्यों पूछा था देख लेना। इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडी, मतलब लोकल बॉडी से पूछा कि भैया ये जगह थोड़ा लग रहा है मुझे बायोडाइवर्सिटी लिए इंपॉर्टेंट, क्या मैं कर दूं। कंसल्ट किया, हाँ बोले ना बोले, लेकिन कर देगा वो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, करेंटली इंडिया में 45 साइट है ऐसा जो बायोडाइवर्सिटी मैंने हेरिटेज साइट माना जाता है, जिसमें से 2 रिसेंट जो थे इसलिए पूछा था वो गंधामर्दन हिल उड़ीसा का बलांगीर में जो है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कोरापुट का जो उड़ीसा में है, ये 2 उस समय न्यूज में थे, ठीक है, जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट है। और जो बाकी बचे दो मैंने ये तो इसी साल शायद न्यूज में आए हैं, जनवरी फरवरी में इसी साल आए हैं, ये गुप्तेश्वर वाला तो इसी साल आया है, ठीक। इन बीएचएस साइट, फर्स्ट जो बीएचएस साइट था वो नालूर टमरीन था बेंगलुरु का, मैंने टोटल 45 है, तुमको 45 का याद नहीं रखना है, पहला याद रखो। और उड़ीसा में जो 4 है वो याद रखो। उड़ीसा में जो और 2 है, मंदसौर हिल कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, और महेंद्रगिरी हिल में गजपति डिस्ट्रिक्ट, ये 4 तुमको याद रखना है। ओपीएससी शायद से ये पूछा था, ये पूछा था, और ये पूछा था, ठीक है। लेटेस्ट ये सब चारों मैंने हैं, ये 2 न्यूज में थे, ठीक है। और फिर अभी 2 ऐड हुए हैं, ये रिसेंट 2, ये 2 ऐड हुए हैं, याद रखना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो मैच द फॉलोइंग करवाया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखो, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर, यहाँ पे कंधमाल, सतकोसिया तो है, मूल में है, महेंद्रगिरी गजपति, यही है। अब वो देखो, वो क्वेश्चन तो ऐसा मैंने कॉन्टेक्स्ट में पूछा था ना वो, कि ऊपर कुछ कुछ बोल दिया, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो ये तो बलांगीर वाला है, महेंद्रगिरी गजपति में है, मंदसौर गॉर्ज कालाहांडी में नहीं, कंधमाल में है मंदसौर गॉर्ज, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि ओपीएससी भी मैंने इतना ध्यान रख रहा है कि इतना भी रैंडम होने का चक्कर में इतना भी रैंडम नहीं हो रहा है कि कुछ भी पूछ ले। वो दोनों न्यूज में थे, ये जो ये बायो हेरिटेज साइट न्यूज में था, उस समय असाइन हुआ था, वो उसी साल हुआ था असाइन, जनवरी फरवरी में, तो पूछ लिया। वो एक्सपेक्ट किया कि बच्चे पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट तो देख होंगे, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से पढ़ोगे, तुम जहां से भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा कि उड़ीसा में क्या है, क्योंकि तुम स्टेट बेसिस का तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पे कुछ भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना कि स्टेट में क्या है। अभी याद रहेगा ना मंदसौर, क्योंकि देखो पीवाईक्यू है, आ चुका है, मतलब फिर से कोई और ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए ध्यान से अच्छे से देख लो कि गुप्तेश्वर जो फॉरेस्ट है वो कोरापुट का है, ठीक। गंधामर्दन हिल जो बलांगीर का है, बलांगीर प्लस बरगढ़, दोनों का मैंने थोड़ा मिलता है ना ये टेरिटरी, आसपास में ही है, इसलिए ये होता होगा। फिर पहला जो सबसे है 45, तो 45 याद नहीं कर पाएंगे, जो सबसे पहला है बेंगलोर का नल्लूर टमरिन, ये भी बायोडाइवर्सिटी साइट है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और मंसूर हिल कंधमल का, महेंद्रगिरी हिल गजपति का, ये 4 याद रखना है। पूछ चुका है मतलब फिर से कोई और ऑप्शन में अगर डालेगा तो वहां पे बैठ के एम्बेरेस मत होना कि क्लास में कहीं तो कोई बता रहा था और फिर मैं याद नहीं किया कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। याद रखना ये चारों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और चारों तुमको मैं गुप्तेश्वर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, फॉरेस्ट कोरापुट ऐड हुआ है इसी साल हुआ है इसीलिए भी। अब आते हैं वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट 1981। अब एक्ट क्या है, एक्ट लगभग खत्म ही होने वाला है, एक एक्ट सबसे बड़ा एक्ट बचा ये वाला, और एनजीटी एक्ट 2010, वो खत्म करके क्लास खत्म कर देंगे, जाएगा 11:30 बजेगा, 12 भी बजेगा, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करके क्लास खत्म कर देंगे, ठीक। अब वाटर एक्ट किसको पावर दे रहा है, सीपीसीबी एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर कौन दे रहा है, वाटर एक्ट। पहले आया था वाटर एक्ट 1974 में, 1972 में क्या आया था, डब्ल्यूपीए एक्ट, ठीक, 2 साल बाद आया ये, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, 72 या 73 होगा, 72 ही था शायद, ठीक। तो ध्यान देना कि ये पावर कौन किसको दे रहा है, पावर ये वाटर एक्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर एक्ट क्या कर रहा है, एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ सीपीसीबी, जो सीपीसीबी का जो पावर था, अब क्रिएशन का बात होगा तो ये एक्ट क्रिएट कर रहा है
लेकिन जो पावर एक्सटेंड किया गया कि यहाँ से भी पावर ले रहा है कौन, सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। इसीलिए तुम जो अभी न्यूज पढ़ रहे होगे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है, तो वहां पे देख रहे होगे कि सीपीसीबी जो है वो एयर पोल्यूशन को भी देख रहा है, और सीपीसीबी जो है तुम्हारा सीएक्यूएम जो था अथॉरिटी, ये तुम्हारा इंप्लीमेंट करा रहा है ग्रैप। ग्रैप 1 2 3 4 है ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान करके कुछ है, दिल्ली में इंप्लीमेंट करवा रहा है कौन, सीएक्यूएम। इससे पहले कौन सा था, एक अलग बॉडी था, कोई ईपीए बॉडी था, ईपीए अथॉरिटी था कोई, ठीक है, जिसको 2020 में ये कर दिया गया, डिसॉल्व करके इसको बनाया गया फिर से, ठीक है। तो ये एयर एक्ट से भी लेता है पावर कौन, सीपीसीबी एसपीसीबी। और क्रिएशन कहां से हुआ था इसका बॉडी का, यहाँ से वाटर एक्ट से, बाद में आया 1981। अब मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी ये और डब्ल्यूपी एक्ट 1978 दे दिया था। क्वेश्चन होगा तो दिखा देता हूँ, ये रहा, पिछले साल का है, पिछले साल जो अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था। वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, ठीक, वो उसी टाइप में डेट में ही कुछ स्विच मारा था वो, ठीक है, कोई एक ऑप्शन में सही डेट था, तुम देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सही कर लेना, अभी तो उतना टाइम नहीं है जो क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन पूछ रहा है यहाँ से, तुम ऐसे आंख बंद करके नहीं भाग सकते कि भैया मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को याद करना ही नहीं है। पूछ रहा है मतलब पढ़ना है, वो 2 मार्क के लिए फाइट करना है हम लोग को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आउटकम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो देखा कि ऐसा कुछ हो घट चुका है, इसका कोई ऑब्लिगेशन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर आर्टिकल 253। पॉल्यूशन कंट्रोल इज स्टेट लिस्ट। अब इसमें क्या बोला कि पॉल्यूशन कंट्रोल तो है स्टेट लिस्ट का, जो स्टेट लिस्ट में आता है पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, बट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, आर्टिकल 253 जो था, ऐसा कोई लॉ जहां पे मैंने यूनिफॉर्मिटी लाना है, 253 जो तुम पढ़े हो पॉलिटी में, मैं हालांकि रिवीजन वीडियो अगर देखे हो तो वहां पे बताया था मैं कि कुछ ऐसा पावर, स्पेशल पावर है जहां पे पार्लियामेंट इंटरफेयर करता है, किसके में, स्टेट के डोमेन में, ठीक है, स्टेट के डोमेन में इंटरफेयर करता है, तो वही पावर यूज करके 253 आर्टिकल यूज करके पार्लियामेंट लेजिस्लेट किया था ये वाला प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। सिटीजन सूट का बात चला था, सिटीजन सूट जहां पे सिटीजन कैन फाइल केस फॉर ऑफेंस ऑफ पोल्यूशन, की जैसे मान लो कि जैसे तुम्हारा घर से थोड़ी दूर में कुछ ऐसा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक, अब तुम अग्रीव्ड नहीं हो, तुम खुद अग्रीव्ड नहीं हो कि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा उस पोल्यूशन से, लेकिन वहां के आसपास के लोग को हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी सिटीजन जाके वहां पे बोलेगा कि भैया देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है वहां पे, अब इसको सुनो, केस का सुनवाई करो, ठीक है। तो ये सूट मतलब कि वही कोर्ट कचहरी वाला बात है, केस हो सकता है इसके ऊपर, कोई भी सिटीजन जाके केस कर सकता है पॉल्यूशन का। और तुम सुने भी होगा कि बच्चा कोई मैंने पीआईएल फाइल कर दिया है कि मेरा राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, वो सब पेरेंट्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चीज वही चीज है कि तुम सिटीजन कैन फाइल केस फॉर ऑफेंस ऑफ पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन फैला रहा है इसके लिए तुम कोर्ट कचहरी कर सकते हो, केस फाइल एफआईआर वगैरह जो भी है कोर्ट कचहरी जा सकते हो। अथॉरिटी क्या क्रिएट किया, ये जो डब्ल्यूपी एक्ट था ये क्या किया, ये इसको बनाया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाया, और क्या बनाया, एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी ऑफ एनसीआर। अब ये ईपीए जो बोल रहा था ना मैं, जिसको रिजॉल्व कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है, इसको बनाया था कौन, इसी बॉडी से बना था, ठीक है, बना था इससे, रिप्लेस्ड बाय सीएक्यूएम, बोला नॉट अंडर ईपीए। अब सीएक्यूएम जो बनाया वो इसके अंडर में नहीं था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नहीं था, ये पहले से ही इसके अंदर में था, इसको हटा दिया, डिसॉल्व कर दिया, अपना यूनिक एक बॉडी बनाया गया, अलग से एग्जीक्यूटिव बॉडी था ये, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यही है जो दिल्ली में जो अभी पोल्यूशन हुआ है सीवियर प्लस, दिल्ली में जो सीवियर प्लस हुआ है पोल्यूशन, तो वहां पे यही बॉडी है, ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान करके जो है 1 2 3 4, मैंने थोड़ा पुअर रहेगा तो 1 रहेगा, उसके बाद सीवियर होगा तो 2 रहेगा, 3 4 ऐसे करके लगा रहा है, ठीक है। कहीं इस कंडीशन में स्कूल वगैरह ऑफिस वगैरह सब बंद हो जाता है, तो क्या है वो न्यूज़पेपर में अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो पिछले 10-20 दिन का, तो नोटिस कर रहे हो कि ये चीज पढ़ रहे हैं, ये चीज स्टैटिक है लेकिन पढ़ रहे हैं। अब यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो पूछेगा ही। देख लिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मेंस में भी क्वेश्चन था यहाँ से। अब इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन अंडर दिस एक्ट, इसमें कौन कौन सा एक्ट है, एक तो इसका फीचर्स देखे, सिटीजन सूट है कि कोई भी किसी को पोल्यूशन का दिक्कत है तो जाके केस कर सकता है। कुछ 2 बॉडी क्रिएट किया गया, ठीक है, उसमें से ये बॉडी डिसॉल्व हो गया है, लेकिन ये बॉडी अभी भी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो ग्राउंड वाटर का देख रेख करता है कि कौन कितना क्या कर रहा है। और कुछ यहाँ पे लेजिस्लेशन है इसी एक्ट के अंदर में, लेजिस्लेशन कह लो, रूल्स कह लो, रूल्स ही मान लो, ठीक है, रूल्स है, ई मैनेजमेंट रूल 2022 इसी एक्ट के अंदर में नोटिफाई कर रहा है कौन, एग्जीक्यूटिव। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये सब हम लोग रूल देखेंगे कहाँ पे, पोल्यूशन वाले चैप्टर,
कि क्या ये पोल्यूशन मैंने कैसे कर रहा है, मैनेजमेंट को क्या है इंडिया का कंडीशन, इंडिया कितना ये काम किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया है इंडिया, वेटलैंड कंजर्वेशन का, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ, अभी हाल ही में एक तो प्लास्टिक मैंने ग्लोबल ट्रीटी साइन हुआ है प्लास्टिक वेस्ट पे और मराइन पोल्यूशन पे, कल ही मैंने साइन नहीं हुआ है, ड्राफ्ट अभी प्रपोजल चल रहा है, इंडिया अपना बात रख रहा है उसमें कि हमको मैंने क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इंडिया किस चीज पे स्टैंड खड़ा होगा। 2-3 दिन से आ रहा है न्यूज में, वो दिसंबर के एंड तक में वो फाइनलाइज हो जाना है, बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा वो, ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन करके ट्रीटी है करके। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे इसी ईपी एक्ट में आता है, ईपी एक्ट 1986। ठीक है, अब वो ऐसे पूछ सकता है कि अब ये पॉल्यूशन वाला जितना भी है, अब क्या है एनवायरमेंट, क्या है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, इसी सब में करेंगे। ये बॉडी रहेगा जो वाटर पॉल्यूशन को देखेगा। ठीक है, और ये सब बॉडी है जो देखेगा कि मैंने एनवायरमेंट गंदा ना हो, तो इससे देख रहा है। और क्या है इसमें, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कब सुने थे न्यूज में, ये अभी भी न्यूज में मैंने कभी कभार आ जाता है न्यूज में, केरला को लेकर कि केरला का जो प्रोटेक्टेड एरियाज का बात कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि इतना एरिया को प्रोटेक्ट करना ही है, कोई कमिटी बनाया और कमिटी में बता दिया कि इतना एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो केरला डर गया, बोला कि अगर इतना तुम प्रोटेक्ट ही कर दोगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ये ऐसा जोन है जहां पे तुम छेड़छाड़ किए तो वहां का बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा। एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया माने वो एरिया है जहां पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक, ये प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड में ही एरिया रहता है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया ये हो गया, मान लो नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके अराउंड में जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इसके अंदर में नहीं, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन आर एरियाज विच आर इनसाइड द नेशनल पार्क, तो नहीं मारना, इसके साइड बाहर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ठीक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये देखे थे ये चारों कहां से पावर ले रहा था, ये पावर ले रहा था WPA एक्ट से 1972। ठीक, तो इस एरिया के अराउंड में जो एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरीली मेड 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज की, माने जो भी प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा उसका 1 किलोमीटर के रेडियस में जो एरिया रहेगा वो ESZ रहेगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। बट जनरली 10 किलोमीटर रूल इज यूज एज अ जनरल प्रिंसिपल, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो बोला कि कम से कम 1 किलोमीटर होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन एरिया। ठीक है, लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर का रूल फॉलो किया जाता है इन जनरल, कि माने नेशनल पार्क या कोई भी वाइल्ड प्रोटेक्टेड एरिया है उसका 10 किलोमीटर का रेडियस में कोई मैंने उसको हम लोग इको सेंसिटिव जोन जैसा ट्रीट करेंगे जनरली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला था कि कम से कम तो 1 किलोमीटर होना ही चाहिए। अब एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड क्या होता है, माइनिंग वगैरह बैन है, लेकिन रेगुलेटेड कहाँ, फेलिंग ट्रीज, होटल्स, ये सब रेगुलेटेड होता है कि होटल बना सकते हैं, इन सब एरिया में होटल रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम नेशनल पार्क घूमने गए, अब घूमने गए तो इस एरिया में होटल रहेगा तभी तो स्टे करोगे, फिर तुम नेशनल पार्क घूम के आओगे, फिर तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूम के आओगे। तो यहाँ पे रेगुलेटेड में वाइल्ड लाइफ होटल्स वगैरह रहता है, पेड़ भी काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा एक्टिविटी होते रहना चाहिए ना, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी थोड़ा अलाउ है, रेगुलेटेड है, लेकिन कुछ चीज प्रोहिबिटेड है, वो ये चीज याद रखना, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट। फिर कुछ चीज परमिसेबल भी है, कुछ चीज परमिसेबल है, छोटा मोटा चीज परमिसेबल है, आफ्टर मैंने वही चीफ लाइफ जो होगा उससे कुछ परमिशन है, कुछ रिसर्च करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, वेस्टर्न घाट का इशू क्या था, गडगिल पैनल बोला था कि 64% एरिया जो केरला का है, तो सॉरी वेस्टर्न घाट का है, उसको ये कर दो, ESZ घोषित कर दो। ठीक है, बोला था गडगिल पैनल, केरला कर्नाटका डर गया, बोला कि अगर 64% लोग अगर वेस्टर्न घाट को कर दिया तो फिर तो हमारे पास कुछ जगह ही नहीं बचेगा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर बाद में कस्तूरीरंगन कमेटी आया, वो बोला कि 37% कर दो। ठीक, लेकिन अभी तक इसमें कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाँ 37% तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये इशू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं कब खत्म होगा। ठीक, तो अब EPA कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू कहां से किए, सिटीजन सूट, अथॉरिटी क्रिएट किया EPA ताकि वो ग्राउंड वाटर को देख सके और पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन जो हो रहा है NCR एरिया में उसको देख सके। ठीक, और क्या किया, कुछ बॉडी बनाया जिससे हम लोग जितना भी पोल्यूशन हो जाए, बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, इस सबको मैनेज करेगा कौन, EPA एक्ट। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ने बनाया कौन, EPA। और क्या बनाया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत मेंस के लिए टॉपिक है ये प्योरली, लेकिन ये यहीं से पावर लेता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से देखने के बाद क्या बन रहा है कि क्वेश्चन मेंस में क्या पूछा था, मेंस में क्या पूछा था कि कैसे EPA टूथलेस है, मतलब वो कुछ भी मैंने पनिशेबल, कुछ भी मैंने काम का नहीं आ पा रहा है, कि है बॉडी नाम का है कि हाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, लेकिन वहां पे एक्चुअल लेवल पे कोई कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा है वहां पे मैंने ये को सिटीजन को। ठीक है,
बिना सिटीजन का कन्फर्मेशन से जाके कोई भी मैंने प्रोजेक्ट को पास कर दिया जा रहा है। और क्या कि जो बॉडी भी बना है वो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जैसे ईपीए था, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको हटा दिया गया। हर साल पॉल्यूशन बढ़ जा रहा था दिल्ली में, ठीक। और क्या, और है तुम्हारा जो सिटीजन सूट है, पॉल्यूशन का नाम पे अगर पीआईएल भी डलता है तो कुछ भी सुनवाई नहीं होता है, पॉल्यूशन बढ़ ही जा रहा है, प्रोटेक्शन का नाम पे लोग कुछ भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो एक्ट वगैरह था, ठीक है, इस एक्ट वगैरह में देखोगे तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2022 में ही इसमें ऐड किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं रुका है। तो टूथलेस ही हुआ ना कि तुम दे रहे हो सब कुछ, रूल्स बना रहे हो, एक्ट बना रहे हो, लेकिन कुछ पावर ही नहीं दे रहे हो, पनिशेबल ऑफेंस नहीं दे रहे हो तुम, तो फिर वो चीज दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। एनजीटी एक्ट 2010 इसमें क्या बोला कि हैव रिजॉल्व विद इन 6 मंथ, कोई भी एनवायरमेंटल केस होगा उसको 6 महीने के अंदर खत्म करना है, ये फैक्ट याद रखना, विद इन 6 मंथ अंडर आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। मतलब क्रिएशन ही था आइडिया पे कि हमें हेल्दी एनवायरमेंट चाहिए, उसके लिए कैसा बॉडी होना चाहिए, जल्दी से डिसीजन दे दे एनवायरमेंट पे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा मैटर, ठीक है, लंबा खींचेगा, ठीक है। और एनवायरमेंट बहुत सीरियस चीज है, बल्कि एक ऐसा बॉडी बना दिया जो एनवायरमेंट का चीज को देखते रहेगा बहुत जल्दी जल्दी, एक्सपर्ट रहते हैं इसमें, हैव नो पावर फ्रॉम। इसके अब देखो ये फैक्ट याद रखना, विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इनसे ये पावर नहीं लेता है ये, माने डब्ल्यूपी एक्ट में कुछ भी होगा तो ये कुछ भी नहीं, उसमें ये करेगा, इंटरफेयर करेगा ये। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उससे मैंने कुछ भी पावर नहीं लेता है ये। लॉ एनेक्टेड बाय स्टेट, उससे भी कुछ पावर नहीं लेता है ये, ठीक। ये 3 से ये पावर नहीं लेता है, बाकी तुम जितना पढ़े ऊपर में एनवायरमेंट एज्यूम करने के लेता ही होगा। यहाँ पे शायद कहीं लिखा होगा मैं, नहीं लिखा, लेकिन ये बकाया इनसे पावर नहीं लेता है, विकिपीडिया में लिखा हुआ है ये कि वो WPF 7227 और लॉ कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाया है उससे ये अपना पावर नहीं लेगा। इसका मेन मकसद है एनजीटी का नेचुरल जस्टिस, ये अपना विजडम से डिसाइड करेगा कि भैया कौन न्याय संगत है और कौन न्याय के अगेंस्ट है, जस्टिस के अगेंस्ट है। इसका ये पॉलिटिकल टॉपिक है। प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठता है, 4 बेंच है और रीजनल, और स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। चेयरमैन सर्विंग जज या फिर रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा सर्विंग या रिटायर्ड, फिर जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। ये चीज याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर पैरेलली कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों का एक ही लेवल है, या तो सर्विंग या तो रिटायर्ड, ये लोग इसका हो सकते हैं। फॉलो क्या करता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये दोनों देखे थे हम लोग कल स्टॉकहोम कन्वेंशन में, और इसमें भी रियो जेनेरियो में भी, रियो वाले जो समिट था उसमें भी, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट बाउंड बाय एनी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट। कैसा नहीं बोलेगा कि भैया फलाना एविडेंस को फॉलो करना पड़ेगा तब जाके हम जजमेंट देंगे, उतना फॉलो नहीं करता, टाइम है नहीं इसके पास, 6 महीने में जजमेंट देना है एनवायरमेंट का। हाँ ऐसा होता है कि एनजीटी को जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट जाके उसको ये कर देता है, स्टे लगा देता है, ऐसा बहुत होता है। इसके लिए क्रिटिसाइज भी होता है कि तुम बना ही क्यों थे, फिर जब एनजीटी है ही एक्सपर्ट बॉडीज, तो जब वो दे रहा है डिसीजन तो उसको तुम क्यों ब्लॉक कर रहे हो आगे से जाके। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपना सुप्रीमेसी दिखाता है कि एनजीटी कुछ बैन किया, कुछ लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट जाता चले जाता है फलाना आदमी और उसको जाके स्टे ले लेता है। तो इसका क्रिटिसाइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती मैंने एनजीटी का ये में टांग अड़ा रहा है बोल के, ठीक है। ये था क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, स्क्रीनशॉट सॉल्व करना। फिर ये पूछा था इको सेंसिटिव जोन में यूपीएससी स्क्रीनशॉट सॉल्व करना। ये पूछा था ईपी एक्ट में यूपीएससी स्क्रीनशॉट सॉल्व करना। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना, ठीक है। अब ये खत्म हो गया तुम्हारा हमारा लेजिस्लेशन। तो मेन जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, इंटरनेशनल वाले, कन्वेंशन वाले, क्लाइमेट चेंज वाले, अब तुम इतना एक्सपेक्ट करना कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो तुम कल अगर इतना रिवाइज कर लिए हो, 4 मार्क्स तुम एटलीस्ट ये कर लोगे, सिक्योर कर लिए हो। मतलब अगर वो टफेस्ट भी हुआ ना तो तुमसे होगा और किसी से नहीं होगा, वो तुमसे होगा। मतलब तुम उन कट ऑफ से ऊपर हो 4 मार्क्स जो लोग बाकी लोग नहीं कर पा रहे होंगे। एटलीस्ट यहाँ से 4 मार्क्स तुमको एश्योरिटी है कि 4 मार्क्स आना है, बस इसको यहाँ का जितना है रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और करंट अफेयर से पूछेगा तो तू करंट अफेयर से ज्यादा कुछ नहीं, स्टैटिक के अराउंड ही पूछता है करंट अफेयर से भी, तुम आइडिया कर लगा लोगे। ऐसा होता है, तुम किसी भी मैंने जो भी निकाला उनसे भी, तुम्हारा अगर तुम जैसे ये करते हो तो पूछ लेना उनसे कि करंट अफेयर से मैंने थोड़ा स्टैटिक अगर अच्छा है ना तो करंट अफेयर भी गेस करने में होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टैटिक अच्छे से करो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे कल। करंट अफेयर वाला वीडियो बचा हुआ है, मैं बना के रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी
ये एक्ट वाला सारा खत्म हो गया। अब तुम्हारा 2 चीज खत्म हुआ है और एक्वेटिक बचा, सॉरी उधर से बायोडाइवर्सिटी वाला जो था प्रीलिम्स में जो पूछ रहा है, ये सब बचा है एनवायरमेंट। अब रिलेवेंस पॉलिटी जितना रिलेवेंट रखता है, नहीं पूछ रहा है तो अलग बात है। छोटा छोटा ये सब जो पॉल्यूशन कम्युनिटी किसको बोलते हैं, सब देखना पड़ेगा। सक्सेशन, एनर्जी फ्लो, ये सब बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हुआ है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, ये सब देखेंगे और कभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।